सभी को नमस्कार। पहले की तरह फिर से सवाल की आवाज आ रही है मेरी सही से? नमस्कार सर, आ रही है। चलिए। एक छोटी सी बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा कि देखो, जैसे अभी मैंने ये सोचा है, देखो ज्ञान जो होता है ना, कहीं से भी मिले लेना चाहिए, और जितना भी मिले कम है। तो अभी इससे पहले अलग अलग मैं क्लासेस कराता था, डिप्लोमा की अलग, फेलोशिप की अलग। तो फिर आज से मैंने ये सोचा कि हाँ ठीक है, डिप्लोमा की क्लास होती है, तो उसमें जो भी फेलोशिप के लोग हैं, फेलोशिप लोगों ने क्या है कि उन्होंने न्यूरोथेरेपी कर रखी है, एग्जाम दे रखा है, सर्टिफिकेशन है, कहीं ना कहीं क्लिनिक चला रहे हैं। लेकिन फिर भी डिप्लोमा क्लास की बातें सुनेंगे, जैसे गुरु जी हमें कहा करते थे कि हर बार कुछ ना कुछ मेरे साथ छूट जाता है और कुछ ना कुछ नया आ जाता है। जैसे आज ही डिप्लोमा की क्लास आप लोगों ने ज्वाइन की होगी, तो गॉल ब्लैडर के बारे में इतना इंटरेस्ट में किसी ने नहीं बताया होगा, और शायद मैंने भी पहली बार ही बताया, क्योंकि पहले मेरे को नहीं पता था, पता चला से बताया। और उसी तरह अभी की क्लास में बहुत सारे डिप्लोमा के भी लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। अभी तो सबसे पहला चीज है कि उनको अभी एग्जाम देना है, सर्टिफाइड होना है। लेकिन हाँ, ये चीजें अगर अभी से सुन के सीख के रखेंगे, तो आगे जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, किस तरह के लोग आएंगे, जाहिर बात है ये भी ध्यान रहेगी। हाँ जी, तो सेशन जैसे एक तो हमारा क्वेरी सेशन है। क्वेरी सेशन के लिए सबसे पहले तो मैं कहूंगा, जिनकी जिनकी भी क्वेरी है, एक बार आप लोग हैंड राइज कर लीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज का क्वेरी सेशन स्टार्ट करने के पहले एक बहुत आम सी प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ये मेरे को रमेश चंद जी ने भेजी थी, और उन्होंने ये बताया भी कि इसको अगर आज के सेशन में डिस्कस करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और सचमुच में ये प्रॉब्लम आजकल बहुत आम हो गई है, इसलिए मेरे को लगा कि सबसे पहले तो इसको डिस्कस करना आवश्यक है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले रखा। नॉर्मली हमारे पास जो भी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, अधिकतर दर्द वाले पेशेंट होते हैं, और दर्द में भी सबसे ज्यादा आते हैं घुटने दर्द वाले, सेकंड में आते हैं कमर दर्द वाले। अब यदि कमर दर्द का कोई बंदा हमारे पास आता है, तो वो तो एज ए पेशेंट सिंपल यही बात कहेगा कि सर मेरे को ना कमर में दर्द है। अब ये अपना जिम्मेदारी बनता है कि कमर में दर्द है तो क्यों है, क्या स्लिप डिस्क है, बल्जिंग है, साइटिका है, लॉर्डोसिस है, काइफोसिस है, क्या क्या है। तो जितने भी कमर दर्द वाले आते हैं, 100 में से 60 लोग तो ऐसे आएंगे जो बल्जिंग वाले होते हैं, डिस्क बल्ज। उनका अगर आप एमआरआई रिपोर्ट देखेंगे तो लिखा रहेगा L1 L2 के बीच में या तो बल्ज है, या L2 L3 के 4 में बल्ज है, L3 L4 बैक के बीच में बल्ज है, मतलब कहीं ना कहीं बल्ज होगा। बल्ज मतलब फूला हुआ हिस्सा, वो कहीं से दब गया है और दूसरी तरफ फूल गया है, तो उसको बल्जिंग कहते हैं। लेकिन बल्जिंग के साथ साथ एक और चीज आती है, स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन। अब ये स्ट्रेटनिंग क्या होती है, तो स्ट्रेटनिंग जैसे अंग्रेजी का सी अक्षर होता है ना, घुमा हुआ, तो हमारे लंबर बोन जो है वो भी ऐसे ही होते हैं। मतलब L1 और L5 तो एकदम बिल्कुल सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन बाकी L2 और L4 है थोड़ा और अंदर की तरफ दबा हुआ रहता है, और L3 बहुत ज्यादा अंदर की तरफ, मतलब वो अर्ध गोलाकार आकृति के होते हैं। आधा गोला अगर बनाएंगे ना, कैसा बनेगा, वैसा होता है। कई बार वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, जिस चीज को जैसा रहना चाहिए वैसा ना हो करके, अर्ध गोलाकार ना हो करके स्ट्रेटनिंग मतलब सीधा हो गया है, एकदम बिल्कुल बांस की तरह। तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं नर्व का दबना आवश्यक है। जब भी कोई बॉडी ऑर्गन अपना साइज को
अपने शेप को चेंज करेगा तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी। तो कभी भी डिस्क बल्जिंग का केस आता है तो उसमें देखिएगा अक्सर केसेस में ये होता है कि स्ट्रेटनिंग हो जाती है। वो एमआरआई रिपोर्ट के जो फाइंडिंग्स होते हैं या इम्प्रेशन होता है उसमें देखेंगे तो सबसे पहला ही ये लाइन लिखा रहता है, स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन, मतलब लंबर के रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल सीधी हो गई है और इसके कारण दर्द आ रहा है। तो जब भी कोई चीज अपना शेप चेंज करेगी, मान लो मैं अभी 5 फुट 11 इंच का हूँ और लंबे लोग ज्यादातर बूढ़े होने के बाद झुक जाते हैं आगे की तरफ। तो जब मेरा शरीर आगे की तरफ झुक जाएगा, हालांकि आगे की तरफ रहना ये नेचुरल नहीं है, लेकिन झुक गया तो दो चीजें होगी। एक तो मेरा पोस्चर खराब हो गया और दूसरा जब पोस्चर खराब हुआ तो कहीं कोई चीज ढीली हो जाएगी, कहीं कोई चीज दब जाएगी, मतलब इंजरी भी हो जाएगी। तो जब भी ऐसा चीज आता है हमारे पास कमर दर्द को लेकर के, तो उनके एमआरआई रिपोर्ट को पढ़ना बहुत आवश्यक है। मैं अभी 7 बजे वाली क्लास में भी बता रहा था कि हम लोग न्यूरोथेरेपी तो सीखते हैं, पेन, गॉल, स्प्लीन, लिवर सब कुछ सीख लेते हैं, फॉर्मूला सीख लेते हैं, डिजीज सीख लेते हैं, डायग्नोसिस सीख लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी न्यूरोथेरेपी के ट्रेनिंग में ये कमी है कि हमें रिपोर्ट्स देखना नहीं सिखाया जाता है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, अक्सर लोग मेरे को भेजते हैं कि सर ये रिपोर्ट देखिए, अब रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ये प्रॉब्लम है। मेरे को समझ में आ गई तो भाई बाकी लोगों को भी समझ में आना चाहिए जो भी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं उनको सिखाने में कमी रखी गई है। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज के ऊपर आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए। ट्रीटमेंट तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई हमारे पास सीबीसी रिपोर्ट लेके आता है, ब्लड का रिपोर्ट, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, हम उसमें क्या देखते हैं? ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन देखते हैं, बढ़ा हुआ है कि कम है, कम ही रहता है। फिर एक डब्ल्यूबीसी का टोटल काउंट देख लेते हैं कि 11,000 है कि नहीं है। अगर उससे कम है तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है। बाकी एमसीवी, पीसीएचए ऐसा वैसा लिखा रहता है, वो कुछ भी अपने पल्ले नहीं पड़ता है। तो या तो दो ऑप्शन है, आप लोग यूट्यूब पे उसको सर्च करके सुने, उसके बारे में पढ़ें, अगर फिर भी ना समझ में आए तो उसके लिए हम लोग, मैंने अभी वही बताया था कि अभी अगले साल जनवरी से जो फेलोशिप की सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें मैं न्यूरोथेरेपी का कोई भी एजुकेशनल बात नहीं करूंगा। न्यूरोथेरेपी में कुछ नया सिखाने का मैं कोशिश नहीं करूंगा। जितना सीख रखा है आप लोगों ने बहुत अच्छा है। हाँ, उसमें जैसे हम लोग आज ये क्वेरी सेशन कर रहे, क्वेरी सेशन करेंगे और ये पूरे साल में ऐसे ही रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा करूंगा कि किस रिपोर्ट्स को कैसे समझा जाए। अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी का भी कोई भी पेशेंट आता है, ब्लड रिपोर्ट देता है तो उसमें लिखा रहता है ईएसआर बढ़ा हुआ है, एस्नोफिल सेडेशन रेट ये बढ़ा हुआ है। तो इसका क्या मतलब होता है अपने को ये नहीं पता। देखते हैं सब कुछ नॉर्मल है, ईएसआर बढ़ा हुआ है, तो चलो कुंदन सर को भेजते हैं, सर प्रॉब्लम क्या है ये बता दीजिए। तो ये सर ये बताता है कि बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है, वो ये नहीं बताता है क्या प्रॉब्लम है। वो कंफर्म करता है कि हाँ इस बंदे के बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है ये हमें दूसरे रिपोर्ट से पता चलती है। तो आने वाले नए वर्ष में हम लोग नए प्रधानमंत्री और नए सेशन का स्वागत करेंगे 2024 में। अभी की बात है जब ये स्ट्रेटनिंग हो गई, जो अर्धवृत्ताकार रूप में, अर्धगोलाकार रूप में होना चाहिए, वो पूरा सीधा हो गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पोस्चर खराब हो गया और कहीं ना कहीं इंजरी भी हुई है। तो ऐसे मामले में हमें शुरुआत के 1 महीने तक
हफ्ते में अगर हम 6 दिन ट्रीटमेंट देते हैं तो 3 दिन सोम बुध शुक्रवार को कॉर्डा इक्विना प्लस देना है और बाकी के 3 दिन हमें फुल इंजरी ट्रीटमेंट देना है। अब यहाँ फुल इंजरी देने के पहले देख लेंगे कि डायबिटीज है तो उनको थाइमस नहीं देना है। बाकी आप 4 वाला दे सकते हो, 8 वाला नहीं देना है। 4 वाला दे सकते हैं डायबिटीज पेशेंट को या जिनको इनको बताया गया ना कि थाइमस नहीं देना है। जहाँ भी ये लिखा गया कि थाइमस नहीं देना है वहाँ पे 2 थाइमस 4 थाइमस या 12 थाइमस दे सकते हैं, 12 थाइमस नहीं देना है। तो शुरुआत के 1 महीने 3 दिन क्वाडा इक्वाना प्लस और 3 दिन फुल इंजरी ट्रीटमेंट। और एक चीज, जिनको भी ये स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन हो गई है उसको कमर का कोई फिजिकल पार्ट नहीं देना है। ऐसा नहीं कि उसको लिटा दिया, ट्रीटमेंट दे दिया और फिर कहा कि उल्टे हो जाओ जी, उल्टा हो गया, L5 S1 घिसाई, L3 4 5 फ्रैक्चर पॉइंट, सारा कुछ कमर का जितना A to Z अपने को पता है सब दे दिया। अगर अपने कैरोप्रैक्टिक भी सीख रखे तो चलो कमर झटका भी दी, इधर से कटाका की आवाज निकाल दी, उधर से कटाका, ऐसा कुछ नहीं करना है। छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है, बस सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद जैसे हम लोग ऑर्गन क्लियरेंस देते हैं पीठ पे, तो वैसे कमर के पास सेक्युलर क्लियरेंस दे सकते हैं। जैसे ऑर्गन क्लियरेंस देते हैं L5 से लेकर के T1 तक, तो सेक्युलर क्लियरेंस देते हैं L1 से लेके S5 तक, मतलब लंबर वाले पांचों में और सेक्युलर वाले पांचों में। फिजिकल पॉइंट में बस यही देना है। 1 महीने ये देंगे तो 1 महीने में उनकी प्रॉब्लम लगभग 70% से ज्यादा ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद कुछ बॉडी के एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करने के लिए उसके बाद सोचना पड़ेगा, पहले नहीं सोचना है। नॉर्मली चीजों में हम लोग पहले ही एसिड अल्कलाइन और पेट को सेट करते हैं। इस ऐसे केस में हमें पहले पोजीशन को और इंजरी को सेट करना है। जब सेट हो गया उसके बाद हम लोग फिर एसिड अल्कलाइन या पेट के बारे में सोचेंगे। पेट की अगर प्रॉब्लम है तो नॉर्मल यूडीएफ जो भी देना है, एसिड अल्कलाइन की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में 10 से 12 दिन ट्रीटमेंट देना है। 1.5 महीने पूरा लगता है, 1.5 से 2 महीने लगेगा। एज के ऊपर भी डिपेंड करता है, उम्र कितनी है, वजन कितना है। तो मान के चलो आप 1.5 से 2 महीने लगते हैं। 1.5 से 2 महीने के बाद आप दोबारा से एक्सरे निकलवा के दिखा सकते हो कि देखो अब आपका जो स्ट्रेचिंग था पूरा सीधा हो गया था, वो वापस से कर्वेचर वैसा सी की तरह बन गया है। ठीक है, तो रमेश जी उम्मीद करता हूँ आपने जो भैया था आपको तो पता नहीं था, लेकिन मेरे को लगता है कि बाकी लोगों को भी इससे बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा। सर स्लीप डिस्क में भी ट्रीटमेंट चलेगा? नहीं, देखो ये इम्यूनोथेरेपी एलोपैथी की तरह काम नहीं करती कि चाहे नॉर्मल फीवर हो, चाहे वायरल फीवर हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे फाइलेरिया हो, सबको पहले पैरासीटामोल देना है। लेकिन इम्यूनोथेरेपी ऐसी काम नहीं करती। अपने को समझना पड़ेगा कि बीमारी जो हुई है ये स्लीप डिस्क, तो ये एक अलग चीज है। डिस्क बल्जिंग ये एक अलग चीज है, साइटिका एक अलग चीज है। स्लीप डिस्क में सर क्या करें? अब वो स्लीप डिस्क की बात अलग है। पहले हैंड राइज करो फिर मैं बताता हूँ। सर वो हैंड राइज मैंने सर इसलिए नहीं किया, वो पिछली बार वाला क्वेश्चन रह गया था ना सर, आधा जो मैंने आपको वो बताने लगे थे फिर खत्म हो गया था वो सर। पिछली बार वाले भी हैंड राइज कर दिए तो पहले आपको करना चाहिए था। अभी झुमूर मैम ने सबसे पहले हैंड राइज कर रखा है, अब इनसे स्टार्ट करें तो हो सकता है। सर मेरा फोन नहीं चल रहा था तो मैंने डॉक्टर साहब का फोन लेके किया, तब उसी चक्कर में रह गया, आपका स्टार्ट हो गया। वो आप मेरे को वो सर बता दो, वो जो गर्ड और सीवियर आपको बोला था मैं एंटरगैस्ट्राइटिस का, वो आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात लगे थे सर बताने कि वॉमिटिंग अगर पहले आए और बाद में फिर तो मीटिंग ही खत्म हो गई सर। एक काम करते सुनिए, अभी जैसे अभी झुमूर मैम का है, राजीव जी का है, अनिता जी का है, 3
लोगों ने हैंड रेज कर रखा है। एक बार पहले मैं इनसे बात कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करूंगा। और अगर बाई चांस अगर टाइम खत्म हो जाता है तो आप मेरे को कल सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर लीजिएगा। कॉल पे मैं सर आपको आप सारा कुछ उठाते बता नहीं हो दूंगा। सर आप कभी नहीं फोन उठाते। अरे यार, ये भी एक सही में दिक्कत है। फोन उठाने के बाद मैं उठा तो लूं, मेरे मोबाइल में एक दिक्कत हो गया। मैं फोन रिसीव करता हूँ, आप बोलोगे तो आपकी आवाज मेरे को सुनाई देती है, मेरी आवाज आपके पास जाती नहीं है। मतलब आपके सर पास आप क्या, फोन किसी ही के नहीं पास नहीं उठाते। है? सर आप फोन ही नहीं उठाते। और कई बार ऐसा भी होता है, मान लो अब क्या है कि वो अपना टाइम है सुबह 8:30 बजे से लेके 6 बजे तक का क्लिनिक का टाइम है। तो अगर मैं किसी का डायग्नोसिस कर रहा हूँ या किसी को थेरेपी कर रहा हूँ, ये दो चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट, मेरे लिए न्यूरोथेरेपी सर इम्पोर्टेंट है। आप उस टाइम टाइम पे बता दो ना, 6 बजे के बाद कर लेंगे सर, जब आपको ठीक लगे तभी। अरे बहना, यही तो नहीं बता सकता मैं, मेरे को खुद नहीं पता होता है कि मैं कब फ्री होऊंगा। अभी जैसे आज क्या हुआ, सुनो सुनो सुनो। जैसे 7 बजे से डिप्लोमा की क्लास होती है और मेरे को क्लिनिक से निकलते निकलते 6:45 हो गए थे। मैं लगभग भागते हुए वहां से रूम पे आया तुरंत आके। अब मैं कह दूं कि 6 बजे से 7 बजे तक मेरे पास फ्री टाइम रहता है, आप कर सकते हो फोन। लेकिन आज खुद खुद मैं 6:45 फ्री हुआ और उसके बाद आते आते तुरंत मेरे को अब वहां से आने में भी टाइम लगता है। और 7 बजे से फिर क्लास स्टार्ट करनी थी। कई बार शायद सर आपने कोई भी बात देखा नहीं, होगा। एक सर मिनट। बाकियों के क्वेश्चनों का जवाब दे दो, नहीं तो टाइम हो जाएगा, वो भी रह जाएगा सर। हाँ चलो कोई नहीं। एक चीज है, अगर कभी ऐसा होता है कि बात नहीं हो सकता है, आप कॉल कर रहे हो, आप सभी के लिए बता रहे हो, कॉल कर रहे हो, अगर कॉल से मेरे से बात नहीं हो पा रही है तो एक बार प्लीज आप व्हाट्सएप पे मेरे को डाल दो, सर इट्स वेरी अर्जेंट, आपसे बात करनी है। तो फिर टाइम देने की जरूरत नहीं है। मैं जब भी फ्री होऊंगा ना, मैं आपको एक बार कॉल कर लूंगा। ठीक है ठीक सर। है, आप हाँ जी हाँ चलिए एक एक करके बात करते हैं और फिर मेरे को लगता है कि आपसे भी बात हो पाएगी आज। जी, ठीक है। जी झूमर मैम, अनम्यूट हो जाइए एक बार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज झूमर मैम ने भी कुछ भेजा था मेरे को किसी बंदे के विषय में। यूडीएफ की सर मेरे प्रॉब्लम आ बेटे रही का थी। क्या प्रॉब्लम? हाँ, अब सर मेरे बेटे उनका को वो सर प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ वही बता रहा हूँ। तो उनका टंग जो है ना, जीभ जो है वो साइड साइड से कहीं उभरा हुआ, कहीं कटा हुआ। तो मैंने लिख के भेजा था, ये ज्योग्राफिकल टंग हो गया है। मतलब यूडीएफ की प्रॉब्लम तो खैर हो सकता है ठीक हो गई है, लेकिन यूडीएफ की जब प्रॉब्लम होती है तो अपने अंदर कुछ केमिकल्स का बहुत बड़ा लोचा हो जाता है। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में कहता है ना, केमिकल लोचा है। तो अपने अंदर केमिकल का कुछ प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। सबसे पहला होता है कि प्रोटीन का डाइजेशन रुक जाता है और उसके बाद प्रोटीन का तो खैर डाइजेशन रुक जाता है कि वो प्रोटीन से अमीनो एसिड नहीं बन के पायरुविक एसिड बन जाएगा, दर्द वगैरह पैदा करेगा। लेकिन कुछ चीजें होती है जिनका डाइजेशन होता नहीं, जैसे विटामिन है और मिनरल्स है। चाहे कोई सा भी विटामिन हो, कोई सा भी मिनरल्स हो, इनका डाइजेशन नहीं होता है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है। तो जब भी यूडीएफ की प्रॉब्लम आती है तो फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है। मतलब वो हमने खाया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम में गया, लेकिन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने इनको भेजा भी, फॉलिक एसिड का जो फॉर्मूला है उसको 2 बार देना है और उसके बाद 1 बार बी 12 देना है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ हफ्ते में 1 बार यूडीएफ ट्रीटमेंट भी देना है। ठीक है, ओके सर। ओके जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर एक लेडी मेरे पास आई, कल से सर आई थी सर, उनके लेफ्ट शोल्डर का लिगामेंट में इंजरी है सर। तो उन्होंने जिस डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने जैसे हाथ को बैग से टांग दिया था, बोला 21 दिन तक आप हाथ को हिलाइएगा मत, मेडिसिन भी दिया था सर। अभी उनका बैग वो खोल दिया है लेकिन हाथ में काफी दर्द है।
सर मैं उनको इंजरी ट्रीटमेंट देने लगी थी, बट सर जो लिवर पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड में जहाँ हम प्रेस करते हैं सर, वहाँ पे प्रेस नहीं कर पा रहे, काफी दर्द है सर हाथ। देखो इसको ये जो आप बात बता रहे हो, आप बाकी लोगों को भी, अच्छा आजकल मैं जो मीटिंग का लिंक भेजता हूँ तो उसके नीचे लिखा रहता है कि 40 मिनट का सेशन रहेगा, प्लीज टाइम पे ज्वाइन कर ले, और साथ में पेन और पेपर जरूर रखें। क्योंकि क्या है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मीटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन अब ये मोबाइल के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में मेरा ज्ञान थोड़ा कम है, कभी रिकॉर्ड हो जाता है कभी नहीं होता है। अभी जैसे 7 बजे वाली क्लास थी वो सही रिकॉर्ड हो गई है, पता नहीं ये रिकॉर्ड हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो अपने पास पेन पेपर भी रखा करिए। जो झुमूर जी ने जो बात बताया, इसको डिस्क्वाइड कहते हैं, DISCOID, डिस्क्वाइड। मतलब ये डिस्क्वाइड का मतलब क्या होता है कि एक ही पोजीशन में रहने के कारण जम जाना। जैसे कभी हमारे हाथ में फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि भाई प्लास्टर लगा लो, तो 45 दिन रखना पड़ेगा। 45 दिन के बाद जब प्लास्टर खोलते हैं तो चलो वो जो फ्रैक्चर था वो तो ठीक हो गया, लेकिन वो हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। फिर कहते कोई नई एक्सरसाइज किया करो, ठीक हो जाएगा। तो ये डिस्क्वाइड की प्रॉब्लम है। अभी इनके साथ ये है कि कंधे का ये था, तो अब लीवर पॉइंट देने के लिए ये जो बता रहे दर्द होता है, मतलब इसका मतलब कि जैसे लीवर पॉइंट देना है तो हमें बाएं हाथ को पूरा सीधा रखना है, वैसा करने में इनको प्रॉब्लम आ रही है। तो सिंपल सी बात है, जरूरी नहीं है कि लीवर को हमें ऐसे हाथ को सीधा रख के देना है। जैसे हम लोग थायराइड पी देते हैं, हाथ को मोड़ करके पिल्लो लगा करके, एक की जगह 2 पिल्लो लगा लीजिए और उसको दीजिए। और हाँ, लेकिन पोजीशन गड़बड़ होने के कारण, जैसे हमें हाथ को सीधा रख के नीचे की तरफ लीवर देना था, नहीं दे पा रहे हैं, हम ऊपर की तरफ हाथ रख के, या तो थायराइड पी की तरह या फिर राइट ओवरी की तरह हाथ रख करके उनको लीवर दे रहे हैं, उसका असर थोड़ा सा कम होगा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि उसके पहले, देने के पहले आप उनको, जब भी लीवर पॉइंट देना है उसको देने के पहले 2 फिंगर लीवर, मतलब बाएं पैर की जो चौथी उंगली होती है, उस पे एक बार टोक दे दीजिए, और फिर जैसा भी सुटेबल लगता है, चाहे थायराइड पी का पोस्चर हो या राइट ओवरी का पोस्चर हो, वैसा रख करके आप दे दीजिए। भले एक की जगह 2 पिलो लगाना पड़े, वैसा करके दे सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ सर उनको हाँ, इसके साथ साथ सारा ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद आप उनको बाएं तरफ का शिवाजी पॉइंट दे सकते हैं। अच्छा, शिवाजी पॉइंट देने से पहले एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैं पॉइंट तो सबको बताता हूँ कि ये कर देना, ये फॉर्मूला कर देना, लेकिन कहीं ना कहीं अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो मेरे को लग रहा है कहीं कुछ ना कुछ तो पॉइंट देने में गड़बड़ हो रहा है। तो झुमर मैम, कैसे आप शिवाजी पॉइंट देते हो, इसकी एक 30 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो बना के मेरे को भेज दो। उसमें जो सुधार करना होगा मैं बता दूंगा। शिवाजी पॉइंट का सिर्फ केमिकल पॉइंट में गड़बड़ नहीं होती है, जैसा मैं पेन देता हूँ वैसा ही आप भी देते होंगे, लेकिन जो फिजिकल पॉइंट है, क्लॉकवाइज हो गया, नी कैप फ्री हो गया, ये शिवाजी हो गया, बाफा हो गया, ये फिजिकल पॉइंट सभी ने अपने अपने हिसाब से बना रखे हैं। अभी जिन लोगों ने मेरे से सीखा है वो मेरे तरीके से देते होंगे, किसी ने नवल जी से सीख रखा है तो वो नवल जी की तरह देते होंगे, किसी ने दीक्षित जी से सीख रखा है तो वो दीक्षित जी की तरह देते होंगे, किसी ने राम अवतार जी से सीख रखा है तो वो राम अवतार जी की तरह देते होंगे, किसी ने अनूप जी से सीख रखा है तो अनूप जी की तरह देते होंगे, किसी ने रामचंद्रन जी से सीख रखा है तो वो उनकी फिजिकल पॉइंट में इतना वेरिएशन है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार ये सही दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं। तो फिजिकल पॉइंट के बारे में एक चीज ध्यान रखिए, जैसा गुरु जी ने जो बताया है ना वैसे ही करना है। तो ये शिवा जी की एक वीडियो बना के 30 सेकंड की आप पहले मेरे को सेंड करना, फिर मैं बताऊंगा अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा तो। बाकी सारा पॉइंट तो पता ही है जो मैंने बताया, इसको कीजिए।
सर ये इंजरी ट्रीटमेंट देंगे सर। और सर उनको सर 7 8 साल से सर डायबिटीज का भी प्रॉब्लम है सर। उनको फिर 2 ट्रीटमेंट दे कि केवल पहले इंजरी ट्रीटमेंट ही दे? अरे नहीं देखो, इंजरी ट्रीटमेंट देने के बाद हम लोग एक टीटी हेपरिन देते हैं। अगर इंजरी पुरानी है तो हम लोग टीटी हेपरिन देते हैं। तो लिखते हैं ना फुल इंजरी ट्रीटमेंट प्लस टीटी हेपरिन। आप वहाँ पे टीटी हेपरिन नहीं यूज करके एक्स हेपरिन 10 मेडुला 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली इसको ऐड कर दो। एक्स हेपरिन डाइजेशन भी ठीक हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, धन्यवाद। राजीव जी एक बार अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार सर। धन्यवाद जी, नमस्कार, बताइए। सर मेरा है ना जो नजदीक वाला है ना सर, आँख का वो प्रॉब्लम हुआ है। नजदीक वाला आँख कौन सा होता है? सारे आँख तो अपने ही होते हैं। नजर सर, वो नजदीक सर जो कोई देखते हैं ना वो दिखते हैं बराबर। हाँ, उसको शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। मतलब दूर की चीजें तो ठीक दिख रही है, नजदीक वाली चीजें थोड़ी सी धुंधली दिख रही है। ऐसे ही है ना? हाँ सर। तो भी परसों मिले तो थे यूनिवर्सिटी में आप, तो उस समय क्यों नहीं पूछा आपने? सर वो टाइम नहीं मिल पाया ना, आने के टाइम था ना, इसके लिए भाग के जल्दी ट्रेन पकड़नी थी। हाँ सर। अभी पता है 2 दिन हम लोग श्रीधर यूनिवर्सिटी में थे। जितने लोग भी जल्द आराम से, ये प्रमोद परब जी हैं, राजीव शर्मा जी हैं, और भी लोग, काफी सारे लोग थे। मैं तो पहुंचा, पहला दिन का एग्जाम लगभग आधा खत्म हो गया था 12 बजे के लगभग पहुंचा। फिर शाम को हमने प्रैक्टिकल एग्जाम ली और बहुत सारे मजे भी किए। बहुत सारी चीजें मेरे को खुद पहली बार सीखने को मिली। यही चीज एक बात बता रहा हूँ मैं कि न्यूरोथेरेपी भले आप ऑनलाइन सीखें या ऑफलाइन सीखें, लेकिन जिनके पास भी सीख रहे हैं ना, उनसे पूरी कोर्स के दौरान एक बार मिलना बहुत जरूरी है। अभी राजीव जी उस दिन हम लोग मिले, मेरे को तो बहुत मजा आया। शायद आप लोगों को भी मजा आया होगा। बहुत आया सर। अभी देखो आंखों के साइट मतलब हम कहाँ तक देख सकते हैं, उसके ऊपर एक फोकल लेंथ का काम होता है। फोकल लेंथ मतलब हमारे आंखों के अंदर जो लेंस है उसका एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है। हम जो भी देखते हैं मतलब सनलाइट उससे टकरा के हमारे आंखों में जाती है और आंखों में जाने के बाद लेंस से टकराती है। तो लेंस से टकराने के बाद लेंस का काम यह है कि ऊपर और नीचे दोनों से जो रेज आ रही है उसको एक जगह पे कंसंट्रेट करना है। तो वो कितना दूर अंदर जा करके कहाँ पे कंसंट्रेट होगा, इसको फोकल लेंथ कहते हैं। अगर ये फोकल लेंथ, खैर मैं अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, इसको गूगल पे आप सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। क्या बोले सर, कौन सा क्या बोले? फोकल लेंथ, मैं इसको एक बार रुको, मैं चैट पे लिख दे रहा हूँ। हमारी सभा भी समाप्त होने वाली है लग रहा है। ये देखिए मैंने चैट पे लिखा है फोकल लेंथ। मिला? हाँ मिला सर। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो जब भी हमें कभी दूर की चीजें दिखाई दे रही, नजदीक की ठीक दिखाई दे रही है, नजदीक की ठीक नहीं दिखाई दे रही, दूर की ठीक दिखाई दे रहे, तो इसका मतलब लेंस में गड़बड़ी नहीं है, उसका जो फोकल लेंथ है उसमें गड़बड़ी आ गई है। तो आंख से जुड़ी हुई ये जो प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके लिए पेन पेपर है अभी आपके पास? हाँ है सर। हाँ लिखिए। सबसे पहले तो देना है टू मेडुला मल्टीप्लाइड 12। 30 सेकंड के गैप
में 2 मेडुला देना है 12 बार। ठीक है सर। उसके बाद देना है 18 पेन जी 3 बार। ओके और उसके बाद देना है 10 पेन 3 बार। ओके सर। ये तीनों देने के बाद ऑक्सीजन हार्मोनल ट्रीटमेंट एक है, बुक में दिया हुआ है। अगर बुक आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेजिएगा कि सर प्लीज काइंडली सेंड मी ऑक्सीजन हार्मोनल ट्रीटमेंट, तो मैं भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, ये ट्रीटमेंट आपने रोज लेना है, लेकिन लोगे किससे? मेडुला तो खुद ले लोगे सर, और ये सब पेन भी। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। 2002 में जब मैं गुरुजी के पास गया था, गुरुजी कह रहे थे कि मेरा सपना है कि हर घर में एक न्यूरोथेरेपिस्ट होना चाहिए। मैंने उस दिन भी बताया था। तो मैंने कहा था कि नहीं गुरुजी, हर घर में एक न्यूरोथेरेपिस्ट रहेगा तो काम गड़बड़ होगा। वो खुद बीमार पड़ गया तो हर घर में कम से कम 2 न्यूरोथेरेपिस्ट होने चाहिए। तो एक काम करिए, या तो श्रीमती जी को या तो बेटे को, बेटी को, कोई भी एक बंदा है उनको भी न्यूरोथेरेपी सिखा दीजिए। आप तो लोगों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ दिक्कत हो गया तो आपको कौन ठीक करेगा? इसीलिए मैंने अपने पूरे परिवार में, मेरी श्रीमती जी अर्चना, वो भी न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट है। मेरी बेटी अभी फरवरी महीने में 12th का एग्जाम देने वाली है, बट शी इज सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट from 2 years ago। मेरी मम्मी को नाम नहीं पता है कि किससे क्या होता है, लेकिन अगर मम्मी को कहूँ कि मम्मी एक बार मेरे को म्यूकस जीरो दे दो, तो उनको ये पता है कि म्यूकस जीरो के लिए कहाँ कहाँ दबाना है। म्यूकस जीरो से क्या होता है उनको पता नहीं, अंगूठा छाप है, पढ़ी लिखी नहीं है। तो घर में किसी न किसी को कुछ एक पॉइंट सिखा के रखिए अपने लिए। सर इसका लॉजिक भी बता दो। इसका लॉजिक ये जो आपने बताया 2 मेडुला 12 बार, 18 पेन 3 बार और 10 पेन 3 बार, तो आई के लिए। हाँ बता रहा हूँ। ये 2 मेडुला है ना, आपने शायद वो जलदाराम का अगर कोर्स में आप हो तो उसमें एक वीडियो क्या है ना, मेडुला वो पूरा फोटो बना के दिया है कि 1 मेडुला नाक के लिए होता है, 2 मेडुला आँख के लिए होता है, 3 मेडुला आइब्रो के लिए होता है। तो ये आँख से जुड़ी ऑप्टिक नर्व का जो भी काम होता है, ये 2 मेडुला, सेकंड जो क्रेनियल नर्व है, ऑप्टिक नर्व कहते हैं इसको, तो इसके लिए 2 मेडुला दिया गया है। 18 पेन और 10 पेन का काम है कि ये चीजों को लिक्विडिफाई करता है, मतलब चीजों को पिघलाने का काम करता है। अब मेरे को अगर कोई चीज ठीक से नहीं दिखाई दे रही है, ये एक एग्जांपल बताता हूँ कैटरेक्ट के ऊपर। अच्छा बताने से पहले एक बार बता रहा हूँ, अगर सेशन समाप्त हो जाता है तो क्या हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे? आप लोगों के पास टाइम है? आज तो मेरे पास टाइम है सर, कर लेंगे। चलिए, अगर बीच में सेशन खत्म हो जाता है तो 5 मिनट रुक के फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये 10 पेन जो होता है और 18 पेन जो होता है, ये चीजों को पिघलाने का काम करता है। जो भी चीज जैसा रहना चाहिए उससे अगर टाइट हो गया है तो उसको पिघलाने के लिए हम लोग 10 पेन और 18 पेन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कैटरेक्ट हो गया। कैटरेक्ट में क्या होता है कि हमारी आंखें जो है सबसे सेंसिटिव है, तो उसमें कुछ गड़बड़ी में आ जाए तो हमेशा एक लिक्विड बनते रहता है, और फिर वो जो लैक्रिमल होल्स होते हैं, लैक्रिमल के जो छेद होते हैं, उससे वो फिर वापस पेट में जाते रहता है। किसी कारण से अगर वो बंद हो गए, जो लिक्विड आया उसको कि भाई मॉइस्चराइजर बना रहना चाहिए, फिर वो आके वहीं पे रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो वहाँ पे जमने लग जाएगा, फिर हार्ड हो जाएगा, वही एक कैटरेक्ट होता है। तो फिर हम सर्जरी करके उसको निकाल देते हैं। अच्छा चलो निकाल दिया, 4 साल में फिर वो बनेगा,
लेकिन अब दाहिने आंख का निकाल दिया तो दाहिने आंख में फिर से वो सॉलिड बनने में 4 साल लगेगा, लेकिन 2 साल के अंदर बाएं आंख में बन जाएगा। तो फिर इसकी भी सर्जरी करते हैं। तो ये सिलसिला चलते रहता है। अपन ये नहीं सोचते हैं कि वो लिक्विड चीज हार्ड क्यों हो गया। मतलब वहां पे फाइब्रिनोजन बहुत ज्यादा काम कर रहा है, प्रोलैक्टिन ज्यादा बन रहा है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग 18 पेन और 10 पेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कहीं भी उनकी जो लिक्विड होनी चाहिए, हमारा खून लिक्विड होना चाहिए। अगर वो गाढ़ा होकर के सॉलिड हो गया, थक्का बन गया, तो मल्टी हैपरिन में हम लोग देते हैं ना 18 पेन 7 लीवर मल्टी हैपरिन में, ये इसलिए देते हैं कि जो हार्ड हो गया है उसको वापस से लिक्विड बनाने के लिए। ठीक है, तो राजीव जी, सर एक चीज और पूछना था। नहीं, पहले इसकी बात पूरी सुन लीजिए फिर पूछिएगा। बोलिए। सबसे पहले तो घर में किसी बंदे को ये चीज सिखाना है और ये ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है सर, वो बोलता करता है। सुनो, उस दिन जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, सुबह सुबह घूमते हुए इधर आए थे, शायद आप थे या नहीं थे, प्रमोद राजपूत जी थे और भी हम लोग 4-5 लोग थे। मैंने यही बात बताया कि हम कहते हैं कि आपका घुटना दर्द तुरंत ठीक कर देंगे। आप वो वीडियो देख के मेरे पास चले आए और आने के बाद देखा एक कुंदन सर तो खुद घुटने पे हाथ रख कर लंगड़ाते हुए आ रहे हैं। हाँ था मैं सर। हाँ, तो सिंपल सी बात है, आपके मन में क्या चलेगा कि साला जो एक बार रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जिनका क्वेरी था एक बार फिर से हैंड कर दीजिए। अभी सेकंड सेशन हमने शुरू कर लिया तो अगले 40 मिनट तो सभी लोगों से बात कर ही लेंगे। तो एक बार हैंड राइज कर दीजिए। आज बहुत दिनों के बाद रुखसाना मैम
हमारे साथ सेशन में जुड़ी हैं। आज दोपहर में भी एक बार मैं चेक कर रहा था कि सही में रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। ये दोपहर मेरे ख्याल से 3 बजे या 4 बजे की बात है। उस समय भी मैडम ने ज्वाइन किया था। तो एक चीज मेरे को लगा कि हाँ चलो, ऐसे लोग जो होते हैं ना, जैसे रुखसाना मैम है, शायद मेरी गलती रही होगी, मैं हर रोज क्लास नहीं करा पाता, बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी मैडम जैसे लोग हैं वो हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि कब कुंदन सर की क्लास आए, कब हम ज्वाइन करें। तो ये बहुत नहीं करना जी जी। अच्छा, पता है अभी आपके करीब आ गया हूँ। पहले तो लाजपत नगर जाना पड़ता था मिलने के लिए। अच्छा और अभी इधर नोएडा में हूँ। अच्छा आ जाए कीजिए। जी सर जरूर जी। ठीक है, तो अभी आंखों के बारे में बात कर रहे थे। वो अभी तक शायद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। थोड़ी देर दूर मुंह नहीं निकला ना मेरा, म्यूट बैठा तो ये तरीका तमाशा। एक काम करते हैं, जब तक नमस्कार सर। के बारे में, तो जब तक वो नहीं आते तब तक मोहिंदर मैम से एक बार बात कर लेते हैं। जी मोहिंदर मैम, एक बार बता दो, पहले आप ही बताओ। सर वही क्वेश्चन है, वो गार्ड विद एट गैस्ट्राइटिस। अब फिर से एक बार बता दो पूरी, ताकि अभी जो लोग जुड़े हैं उनको समझ में भी आए कि किस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और फिर ट्रीटमेंट तो आगे मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। सर एक बार जो बेसिक कंडीशन है अभी की, वो एक बार शॉर्ट में आप बता दो। सर पेशेंट को बहुत वॉमिटिंग आता है, खाना खाए तो वॉमिटिंग आता है। उसका सर एच पाइलोरी पॉजिटिव है और गार्ड विद सीवियर एंटरल गैस्ट्राइटिस। अभी बाकी आपने जितने लोगों ने भी ये बात सुनी, इससे क्या समझ में आया, इन्होंने क्या क्या बताया? फिर कहेंगे सर समझ में कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट क्या देना है ये बता दो। ऐसे ही है ना? पेट के निचले भाग में चलो ठीक है। मैम अभी जब हम लोग पिछली बात कर रहे थे, तो एक चीज समझिए, एंट्रल मतलब अंदरूनी, आंतों से जुड़ी हुई। गैस्ट्राइटिस मतलब सूजन आ जाना, कहीं भी इन्फ्लामेशन हो जाना। गैस्ट्राइटिस मतलब उसके कारण गैस बन रहा है, इन्फ्लामेशन के कारण। तो अगर कहीं इन्फ्लामेशन है तो पहले हमें 30 मेडुला 6 ADR 6 ADR जो अपना इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट फार्मूला है, ये देना ही देना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरी बात पे। जैसे अगर आपने जल्द आराम का अगर वीडियोस वगैरह देखा होगा, या फिर जितने लोग भी जल्द आराम से हैं, तो उसमें जब डायग्नोसिस की बात होती है, तो मैंने उसमें बताया कि डायग्नोसिस करते तो पहले 3 प्रोटोकॉल अपने को फॉलो करने हैं। पेन पॉइंट, कहाँ पेन पॉइंट में दर्द है। तो गैस्ट्रल एंटराइटिस की बात करें तो वहाँ पे हो सकता है गैस वाले पॉइंट में या गैस आई वाले पॉइंट में थोड़ा सा दर्द होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसके विषय में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो उसके बाद दूसरा चीज होता है कि अपने को देखना है बीमारी का नाम क्या है। तो उसमें ITIS लगा है, आइटिस
तो मतलब इन्फ्लामेशन है, तो उसके लिए हमें 30 मेडुला 6 एडियर यूज करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट देखें कि ये इन्फ्लामेशन है कहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं पेट के अंदर इन्फ्लामेशन है, तो हमें पेट के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। तो पेट के ऊपर एक तो है नॉर्मल अजय नॉर्मल, ये हम लोग कहीं भी कुछ मामला ना समझ में आए तो वहां पे दे सकते हैं, लेकिन पहले तो कोशिश करना है कि मामला समझ में तो आए कि अगर स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन हो गई है तो उससे उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रॉब्लम दो तरह की होती है, पेट से जुड़ी हुई। हम जो भी खाते हैं उसका एक टाइम लिमिट होता है कि इतने देर के अंदर वो बाहर निकल जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 24 घंटा। हम अगर सुबह 8 बजे अगर गाजर खाते हैं तो अगले दिन सुबह 7 बजे के पहले पहले वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए। अब देखेंगे कि हमने गाजर खाया था कल सुबह 8 बजे, आज सुबह 8 बजे अगर मोशन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट इज अ सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन, इट इज अ सिम्टम्स ऑफ हायर एसिडोसिस। तो वहाँ पे नॉर्मल है, ये नॉर्मल से काम नहीं चलेगा। वहाँ पे हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसके अंदर एसिड पॉइंट हो। तो एसिड पॉइंट कहाँ कहाँ होता है? एसिड ट्रीटमेंट में होता है, अनिल शर्मा में होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और भी एक दो ए हेपरिन में होता है, जहाँ जहाँ एसिड वाला पॉइंट है। तो इसमें से पेट से जुड़ा हुआ कौन सा पॉइंट है? लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट। लेफ्ट साइड एक कॉन्स्टिपेशन हो गया ना पेट से। एसिड ट्रीटमेंट जो है वो ब्लड के ऊपर काम करता है, पेट के ऊपर काम नहीं करता है। मतलब करता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर हमें पेट के ऊपर ही काम कराना है तो हमें लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट यूज करना पड़ेगा। फॉर स्प्लीन, फॉर कॉन्स्टिपेशन, फॉर म्यूकस, फॉर लेप्टोप्री, ऐसा वाला। तो उसके ऊपर काम करेंगे। हाँ, कई बार ये हो सकता है कि सवेरे ब्रेकफास्ट में गाजर खाया था, हो सकता है 1 घंटे के बाद या 10 मिनट के बाद ही हमें मोशन के लिए जाना पड़ा। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर खाना खाने के 3 घंटे बाद हमें मोशन के लिए जाना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो, जरूरी नहीं है। लेकिन खाना खाने के 3 घंटे के अंदर ही फिर से हमें फ्रेश होने के लिए जाना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यूडीएफ की प्रॉब्लम है हमें। तो उस समय यूडीएफ ट्रीटमेंट लेना चाहिए। या फिर मान लीजिए 23 घंटे बाद ही जा रहे हैं। कई बार होता है चुकंदर का जूस पी लिया, आज पिया, कल गए स्टूल पास करने के लिए, तो वो बिल्कुल लाल लाल आ रहा है। अपने को लगता है कि चलो ठीक है यार, कल चुकंदर का जूस पी लिया था इसलिए आ रहा है। अपन को लगता है कि कल पालक की साग खा ली थी तो उसके कारण ऐसा आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी भी हमारा वह खाया हुआ चीज 3 घंटे के पहले बाहर नहीं आना चाहिए और अपने ओरिजिनल रूप में बाहर नहीं आना चाहिए। अगर मैंने आज पनीर खा लिया तो क्या कल सुबह मेरा मोशन व्हाइट होगा? अगर आज मैंने पालक के साग खा ली तो क्या कल हरा हरा होगा? फिर तो हर रोज कलरफुल होगा। फिर तो मैं एक दिन गाजर खाऊंगा, एक दिन मटर खाऊंगा, एक दिन पनीर खाऊंगा, लेकिन जो आउटपुट होता है वो हमेशा एक ही कलर का होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यूडीएफ की प्रॉब्लम है। तो हमें 30 मेडुला 6 एडियर के साथ साथ यूडीएफ ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा। हाँ, अगर सब कुछ ठीक है, ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ना यूडीएफ की प्रॉब्लम है, और फिर भी एंट्रल गैस्ट्राइटिस है, तो मैं 30 मेडुला 6 एडियर के साथ नॉर्मल देना पड़ेगा। अब
ये जो मैंने पहले बताया इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट, और उसके बाद अपने कंडीशन के हिसाब से चूज करना है। इस बीच में हमें 22 फिंगर 6 NNS भी देना पड़ेगा। और जैसे ये सारा कुछ ट्रीटमेंट खत्म होता है, फिर उनको आराम से कहिए कि उल्टा लेट जाइए, और उल्टा लेटने के बाद इनको ऑर्गन क्लियरेंस दीजिए। पेट में ये सारी चीजें दिक्कत हो रही है, या तो लूज हो रहा है या तो टाइट हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ब्रेन से सिग्नल आ रहा है नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो जब भी हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जो हमारे फेफड़े की तरफ, हमारे पेट की तरफ, हमारे जेनिटल ऑर्गन से उनकी तरफ जा रही है, सारे स्पाइनल कॉर्ड से ही होके जाते हैं। इनको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग ऑर्गन क्लियरेंस देते हैं। सर प्लीज 1 मिनट बोल लूं मैं? सर ये वाला जो आपने बताया ट्रीटमेंट, ये मैं उसको कर रही हूँ सर, पर उसकी वॉमिटिंग रुकती नहीं है। जैसे वो खाती है तो उसको उल्टी उसके थोड़ी देर बाद आ जाती है, नहीं खाती है तो नहीं आती है सर। और सर ये वाला ट्रीटमेंट तो मैं उसको कर रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा, और वो तीसरे दिन फिर कैप्सूल खाती है वो खाली पेट वाला, तब रुकती है। ओके, तो कभी भी वॉमिटिंग क्या है, किसी भी कारण से है, अपचन के कारण हो, चाहे फूड पॉइजनिंग के कारण हो, चाहे ट्रेवलिंग के कारण हो, जब भी वॉमिटिंग होती है तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट? पहले मैं पूछ रहा हूँ आपसे, फिर मैं बताऊंगा। वॉमिटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? सर आपने बताया था परसों की HCl देना चाहिए, HCl कम बनता है। हाँ, या तो आप पूरा HCl ट्रीटमेंट दे दीजिए, या पूरा HCl नहीं भी दे सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया ना 30 मेडुला 6 ADR तो देना है, लेकिन इसके पहले नोट डाउन कर लो आप। सबसे पहले देना है 15 लेफ्ट मेडुला 3 बार, और फिर 15 मेडुला 2 बार। पहली बार में सिर्फ लेफ्ट साइड में देना है 3 बार। ठीक है सर। दूसरी बार में दोनों तरफ देना है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ, ये 2 बार देना है। एक चीज समझो, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, चाहे वॉमिटिंग किसी भी कारण से हो, सफेद वॉमिटिंग हो रही है या पीली हो रही है या हरी हो रही है, वो खट्टा हो रहा है या कड़वा हो रहा है, वॉमिटिंग चाहे जिस भी तरह का हो, उसको रोकने के लिए हमें सबसे पहले एसिटिलकोलाइन का यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए 15 मेडुला का यूज करना पड़ेगा। अब क्या है ना कि देखो, काफी दिनों से बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है। हम तो ठीक है, अंदर जो स्टमक में, इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन, उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम काफी दिन से हो रही है, तो अब शरीर को आदत पड़ गई है कि कुछ भी जैसे ही स्टमक में पहुंचा, कार्डियक स्फिंक्टर को पार करके स्टमक में पहुंचा, तो स्टमक को ये पता है कि जो भी चीज हमारे अंदर है उसको बाहर निकालना है, क्योंकि उसको पता है कि ये तो पचेगा नहीं, तो बाहर भेज के फायदा नहीं है, अंदर आगे भेज के, तो वो कोशिश करता है कि बाहर निकाल दे, क्योंकि उसको हफ्तों से, महीनों से, वर्षों से उसको आदत पड़ी हुई है। सर वो उसको गर्ड भी है ना, उसकी वो लाइनिंग भी सारी डिस्ट्रॉय है ना सर, H पाइलोरी पॉजिटिव है उसका। यही चीज है। सबसे पहले सुनिए, ये 15 मेडुला वाला जो मैंने बताया, इसको तो पहले करना है जब उनकी वॉमिटिंग या ये पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो नॉर्मल पेशेंट को क्या लगता है, अब तो मैं ठीक हो गई, जाना नहीं है। ये आपका जिम्मेदारी बनता है कि उनको बताइए कि जिस दिन आप ठीक हो गए ना, उसके बाद भी 1 हफ्ते आना पड़ेगा, क्योंकि वो पाइलोरी इन्फेक्शन की जो बात है उसको भी ठीक करना जरूरी है। क्योंकि अभी आप ठीक करके भेज दोगे, मान लो 1 महीने, 1.5 महीने, जितना दिन भी टाइम लगा, आपने ठीक करके भेज दिया, 2 महीने बाद फिर से दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो रूट कॉज था उसको तो ठीक करा नहीं गया। तो उनको कल ही बता देना कि देखो आप अगले 1 से 1.5 महीने में ठीक हो जाओगे, लेकिन ठीक होने के बाद भी आपको 1 हफ्ते यहाँ पे आना पड़ेगा,
और ये एक हफ्ते क्या ट्रीटमेंट देना पड़ेगा वो उसके बाद क्वेरी वाले सेशन में आप मेरे से पूछना कि फिर ये दोबारा ना हो। जो एच पाइलोरी पॉजिटिव आ रहा है सर अभी इसको बता कैसे दो, ठीक अभी करें? अभी सर बता दो, एक पेज पे लिखा जाएगा, नहीं तो वो गुम हो जाएगा और कुछ सर लेकिन अभी नहीं देना, अभी दोगी तो काम खराब हो जाएगा। नहीं दूंगी सर, मैं आप इसलिए बता दो। मैं सुनो, मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं 1 महीने बाद बताऊंगा कि मेरे को 1 महीने बाद आपसे पैसे लेने हैं। मेरे को ये लगता है, कई बार मैंने देखा है कि सारा कुछ बता देना, आप लोगों को धैर्य नहीं, पेशेंस नहीं है, उनको लगता है कि सारा एक ही बार में दे दो। नहीं सर मैं इसलिए नहीं दूंगी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर, पर अभी बता दो, मैं साथ में लिख लूंगी ना सर। उसके बाद सिंपली वायरल ट्रीटमेंट देना है और टीटी हेपरिन देना है, लेकिन अभी नहीं देना है। पूरी प्रॉब्लम नहीं दूंगी ठीक सर। होने के बाद दोबारा से ये प्रॉब्लम ना आए उसके लिए देना है। अभी आपने दे दिया काम खराब हो जाएगा, क्योंकि अभी आप 30 मेडुला 6 ADR इन्फ्लेमेशन दूर करने के लिए दे रहे हो। आपने वायरल में या किसी को ट्रीटमेंट टी हेपरिन में थाइमस दे दिया तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए प्लीज जब मैं टाइम बताता हूँ कि इस टाइम के बाद ही ये देना है, उसी टाइम में देना। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। सर आपकी बात पे ही तो भरोसा करती है, नहीं तो मैंने लिख लिया ना साथ में, दूंगी थोड़ी हाँ, ना सर। साथ में ये भी लिख लो कि पेट की सारी प्रॉब्लम ठीक होने के बाद अगले 1 हफ्ते के लिए देना है। सर लिख लिया मैंने, चलो अब आपके बोलने से पहले ही सर लिख लिया। और सर ये सर कितना टाइम ये वाला उल्टी उसकी बंद हो जाएगी सर, कितना का टाइम? देखो, जो मैंने पहले बताया कि 15 लेफ्ट मेडुला 3 बार और फिर 15 मेडुला 2 बार, और उसके साथ फिर सेकंड वाले में पेट की कंडीशन देख के या तो लेफ्ट साइड दो, नॉर्मल है नॉर्मल दो, यूटीएफ दो, जो भी देना है। ये आपको 1-1.5 महीने करना पड़ेगा पूरा ठीक होने में। लेकिन उल्टी वाली जो प्रॉब्लम है, ये 15 लेफ्ट मेडुला और 15 मेडुला, ये आप 1 हफ्ते दो। 1 हफ्ते में या तो ये वॉमिटिंग वाली प्रॉब्लम उनकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, या फिर वही बात है, बॉडी कंडीशन के ऊपर है। हो सकता है पूरी तरह से ना ठीक हो, लेकिन फिर भी अगर 1 हफ्ते देते हो तो मोर देन 50% उनको इसमें रिलीफ मिलेगा। ठीक हो जाए तो फिर पेशेंट को फिर हो जाता है ना थोड़ा सा विश्वास। बिल्कुल और बिल्कुल हो जाएगा। सर और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसमें क्या हम ये विटामिन B12 वाला फार्मूला दे सकते हैं? वो उसकी लाइनिंग बनाने में हेल्प करता है, उसकी जो लाइनिंग डिस्ट्रॉय है। नहीं मैम, अभी विटामिन B12 देने का फायदा नहीं मिलेगा। नहीं, दे बाद तो में दे सकते हैं सकते आप हैं। लोग। अब हाँ, बाद में तो देना ही पड़ेगा। जैसे मैंने बताया ना कि अब फिर दोबारा ना आए तो उसके लिए वायरल और टीटी हेपरिन देना है। उसके बाद भी उसमें आप उनको या तो अगर वो आ सकते हैं तो आप पूरा फॉलिक एसिड और विटामिन B12 का ट्रीटमेंट दो। अगर नहीं आ सकते हैं तो उनको राइट और लेफ्ट पार्ट को सिखा दो उनके घर के किसी मेंबर को, वो जरूरी है। अभी नहीं देना सर, ये लैप्टोर हो गया, अभी नहीं देना। अभी नहीं देना है। ठीक है सर, थैंक यू सर, सो मच थैंक यू सर। एक्चुअली सर और पूछ लूं सर? और सर मेरी और भी तो है क्वारी, पूछ लूं मैं अभी? अच्छा, घने सारे हैं, चलो पूछो। सर एक पेशेंट है इनफर्टिलिटी वाला सर, तो उसके जो एग है ना सर वो मैच्योर नहीं होते। ओहो, अभी ये सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, आपसे ही पूछूंगा। कोई भी चीज मैच्योर नहीं होता है। मैच्योर होने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? सर मैं आप ही 43 सुनो, मैं 43 साल का हो गया, लेकिन अभी भी मेरी हाइट एक छोटे से बच्चे की तरह है। मतलब मेरे अंदर कौन सा हार्मोन है जो नहीं बन रहा है? एक लड़की 20 साल की हो गई, अभी भी उसको पीरियड्स नहीं आ रहा, उसके अंदर कौन सा हार्मोन नहीं बन रहा है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ है। लो, जवाब तो दे दिया आपने। तो बस यही करना है। सर तो कौन नोट सा? डाउन कीजिए, सुनिए, नोट डाउन कीजिए, मिक्स मत कीजिएगा। पहले वाला तो हो गया, इसमें लाइन खींच दीजिए। अब ये लिखिए ग्रोथ हार्मोन
फॉर एग इवोल्यूशन। एग को मैच्योर होने के लिए ग्रोथ हार्मोन का कौन सा पार्ट देना है? हाफ कुंडली 40 सेकंड। हाफ कुंडली हाफ कुंडली 40 सेकंड। 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 6 राइट ओवरी, 6 लेफ्ट ओवरी। ग्रोथ हार्मोन का जो फॉर्मूला है हाफ कुंडली 40 सेकंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, इतना दूर तक है, ये ग्रोथ हार्मोन का है। अब किस जगह की ग्रोथ बढ़ाना है? अगर थायराइड हाइपोथायराइड है तो थायराइड के लिए वहां पे 4 थायराइड मिला देंगे। ओवरीज की प्रॉब्लम है तो 6 राइट ओवरी, 6 लेफ्ट ओवरी मिला देंगे। अगर एड्रिनल ग्लैंड कम काम कर रहा है तो वहां पे 6 एडीआर मिला देंगे। अगर एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला अंदर वाला पार्ट जो है एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन रहता है वो कम काम कर रहा है तो वहां पे 6 स्वेट मिला देंगे। सर वीडियो भी डाल देंगे, वो इतना कुछ आपने बोला ना, सारा नहीं लिखा गया, ये जो भी लास्ट में बोला सर। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है सर, इससे जो एएमएच हार्मोन अगर कम हो जाता तो फिर वो उसको भी यही हम ग्रोथ हार्मोन वाला फार्मूला देंगे तो एएमएच हार्मोन भी बन जाएगा। देखो एक चीज है, हम लोग जब किसी को टू पेन देते हैं ना तो हम लोग कहते हैं अननेचुरल ग्रोथ को रोकने के लिए। हाँ जी सर। खाली वो अननेचुरल ग्रोथ को नहीं रुकता है। कोई चीज अगर जरूरत से ज्यादा बन रही है, मतलब मान लो किसी बंदे को ऐसा हो रहा है कि उसके अंदर इतनी इंसुलिन बन रहा है कि उसको लो शुगर हो जा रहा है, बेहोश हो जा रहा है। डॉक्टर कहता है कि उसके अंदर शुगर लो हो गई है। तो वैसे टाइम पे भी हम ग्रोथ हार्मोन देंगे तो उसका फायदा होगा। ध्यान रखिए ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोस्टेटिन ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। सोमेटोस्टेटिन का मतलब ये नहीं है कि वो पैनक्रियाज को रोकता है, लीवर को रोकता है। जब हम टू पेन देते हैं तो हर चीज को रोकता है। गुरुजी ने क्यों कहा था कि 12 साल से कम के बच्चों को या 18 साल से कम के बच्चों को टू पेन या टॉन पी टॉन टी ये सब नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये उनकी ग्रोथ को भी रोक सकता है। और वैसे ही ग्रोथ हार्मोन जब हम किसी को दे रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ओवरीज के ग्रोथ को बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा सबको। अगर हमने हाफ कुंडली 40 सेकंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड की दे करके छोड़ दिया तो सभी की ग्रोथ को बढ़ाएगा, हर केमिकल हर ऑर्गन की ग्रोथ को बढ़ाएगा। इसलिए हमें बाद में ऐड करना पड़ता है कि भाई किस ऑर्गन की ग्रोथ को बढ़ाना है। अगर थायराइड को बढ़ाना है तो 4 थायराइड पी के बाद थायराइड को ऐड करते हैं। एड्रिनल को करना है तो एडीआर करते हैं। ओवरीज को करना है तो राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी करते हैं। ऐसा होता है। तो सर अगर एएमएच हार्मोन तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? फिर कौन सा पॉइंट लास्ट में जोड़े? उसके लिए डब्ल्यूडी ऐड करना पड़ेगा। हाँ डब्ल्यूडी सर, वो दिमाग में नहीं। जैसे हम लोग न्यूट्रल ट्रीटमेंट में करते हैं ना, एक बार राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी 3 बार वाले में डब्ल्यूडी देते हैं, तो वैसे ग्रोथ हार्मोन का ट्रीटमेंट है, इसको आप 2 बार यूज करो। थायराइड पी के बाद एक बार राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी यूज करो और दूसरी बार में थायराइड पी के बाद डब्ल्यूडी यूज करो। ठीक है सर। ये सिंपल सा लॉजिक है। अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन कहाँ बनता है, कौन से ऑर्गन में बनता है, उस ऑर्गन को एक्टिवेट करना है। ग्रोथ हार्मोन तो हमने दे दिया है, भाई काम को बढ़ाओ, कौन से काम को बढ़ाओ। अगर हमने ग्रोथ हार्मोन को दे करके छोड़ दिया तो वो सारे काम को बढ़ा देगा। हड्डियां भी बड़ी होने लगेंगी, हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे, एक्रोमेगाली जायंटिज्म वो खली की तरह हो जाएंगे। तो अपने को बताना पड़ेगा किस चीज के काम को बढ़ाना है। ओवरीज के काम को बढ़ाना तो ओवरीज देना है, यूट्रस के काम को बढ़ाना तो डब्ल्यूडी देना है, थायराइड के काम को बढ़ाना तो थायराइड देना है, एड्रिनल के काम को बढ़ाना तो उसके बाद एडीआर देना है। हाँ जी सर।
ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद जी। अनिता जी, एक बार आप अनम्यूट हो जाइए। सर अनीता को पूछ लो, फिर टाइम होगा तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लूंगी। तो टाइम हो गया तो फिर से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है सर, कर लेंगे सर। ये अनीता मेरी बहन है। हेलो, नमस्कार सर। अच्छा नमस्कार, साथ में बैठे हुए क्या दोनों? नहीं 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 सर, ये नहीं, बच्चा सर मेरा है, मैं ही तो रहती हूँ हिमाचल में। दूर दूर है। दूर दूर है। जी बताइए अनिता जी। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था कि आपने वो अस्थमा का ट्रीटमेंट बताया था ना, मैंने संडे को पूछा था एक पेशेंट के बारे में। तो उसमें जैसे आपने बोला था कि हफ्ते में एक बार न्यूट्रल और नॉर्मल अजय नॉर्मल देना है। तो अस्थमा में जैसे गॉल स्प्लीन जो पॉइंट है वो देना है, जैसे उसमें नहीं देना है, गॉल स्प्लीन नहीं देना है। ये मेरे को ध्यान में रखना पड़ेगा यार, आगे से क्लास में मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आप लोग सारे लोग न्यूरोथेरेपिस्ट हो, तो न्यूरोथेरेपिस्ट का क्वालिटी एक होता है, क्या देना है वो तो बात की बात है, लेकिन क्या नहीं देना है ये पहले पता होना चाहिए। तो सॉरी इसके लिए, मैं उस दिन ये बात डिस्कस नहीं कर पाया, मेरे को ध्यान पे रहा नहीं। कभी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो भी होगा, चाहे अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, चाहे कार्डियक अस्थमा हो, गॉल स्प्लीन, ये 2 पॉइंट का यूज नहीं करना है। हाँ जी सर, आपने जो जैसे मैंने उस दिन जो पूछा था तो आपने उनके लिए ट्रीटमेंट बताया था 15 लेफ्ट मेडुला 3 ट्रीटमेंट, 15 मेडुला 2 ट्रीटमेंट और ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, किडनी क्लियर फार्मूला और एससी ट्रीटमेंट, और उसके साथ में 6 इलेक्ट्रिक वेव और 6 स्ट्रेच बोला था आपने। तो जो बाद में इस पे डाला था अपना ग्रुप पे, तो उसमें थोड़ा अलग है, मतलब सभी के लिए जो डाला था ऑक्सीजन ट्रीटमेंट 13 मेडुला 6 एडीआर 6 स्वेट 3 ट्रीटमेंट और 6 लंग्स एंड शोल्डर भी डाला था। तो ये भी मतलब दे सकते हैं। देखो उसमें वो तो आप बताने का मैंने बता दिया, जैसे किडनी क्लियर भी देना है ना, तो किडनी क्लियर एक बार सीधा देना है 3 वाला, 3 लीवर 0, 3 म्यूकस 0, 4 चेस्ट ओनली, 10 राउंड एरो, और फिर एक बार उल्टा भी देना है। अच्छा, साथ मतलब उसके साथ ही? हाँ वो दिए, और देने के बाद 90 सेकंड के गैप के बाद, उसमें शायद मैं लिखा भी था कि किडनी क्लियर 3 वाला सुल्टा उल्टा, सुल्टा मतलब सीधा, हाँ जी। 3 लीवर 0, 3 म्यूकस 0, 10 सॉरी 4 चेस्ट ओनली, 10 राउंडर, और फिर एक बार उल्टा देना है, मतलब 3 म्यूकस 0, 3 लीवर 0, फिर 10 राउंडर और 4 चेस्ट ओनली। सर उल्टा क्यों देना सर? दोनों ही देना पड़ेगा सर, मतलब समझाओ ना जरा सर प्लीज। अच्छा मतलब इसका लॉजिक, हाँ जी, हाँ जी। लॉजिक क्या है? देखो जब हम किडनी क्लियर देते हैं 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0, तो किडनी से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स होती है अक्सर अल्कलाइन वाली होती है। तो जब भी हम सीधा किडनी क्लियर देते हैं तो सबसे पहले हम लीवर 0 दे रहे हैं, मतलब पहले अल्कलाइन को बाहर निकाल रहे हैं। जाहिर बात है अल्कलाइन ज्यादा मात्रा में बाहर निकल गया, फिर हम म्यूकस 0 दे रहे हैं तो एसिड को बाहर निकाल रहे हैं, तो एसिड भी बाहर निकलेगा, लेकिन जितना अल्कलाइन निकला उतना एसिड नहीं निकलेगा, उससे कम निकलेगा। अपन को दोनों को निकालना है, अस्थमा की प्रॉब्लम है तो अपन को दोनों को एसिड अल्कलाइन जो भी ज्यादा हुआ सबको बाहर निकालना है, कोई भी चीज ज्यादा है तो, यहाँ तक कि कार्बोनिक एसिड है उसको भी ज्यादा निकालना है बाहर। इसीलिए पहले एक बार चेस्ट ओनली पहले देते हैं, राउंड एरो बाद में देते हैं, फिर दूसरे वाले में राउंड एरो पहले देते हैं और चेस्ट ओनली बाद में देते हैं, क्योंकि यहाँ पे केमिकल इम्बैलेंस की बात नहीं है, अपन को एसिड हो चाहे अल्कलाइन हो दोनों को बाहर निकालना है। अब अपने न्यूरोथेरेपी में दिक्कत ये है कि ट्रीटमेंट या तो बने हुए हैं ऐसे जो एसिड को बाहर निकालेगा, कुछ ट्रीटमेंट है जो अल्कलाइन को बाहर निकालेगा, अपने को दोनों को बाहर निकालना है। तो उस समय ये जो किडनी क्लियर सीधा और उल्टा देते हैं
ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दोनों को बाहर निकालता है। अब रेस्पिरेटरी अस्थमा सांस की बीमारी है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को ज्यादा बाहर निकालना है, तो उसके लिए हम लोग एसिड ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन एसिड ट्रीटमेंट के पहले हम लोग 6 बैक एरो, 3 एच एरो, उसके बाद 8 पेन, 1 गॉल, 3 म्यूकस 0, 1 एसिड, 4 चेस्ट ओनली देते हैं, एडीआर नहीं देते। फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल वेव, लंग्स, शोल्डर और स्ट्रेच, ऐसे ऐसे जो भी लंग्स से जुड़े हुए प्रॉब्लम है, जो भी लंग्स से जुड़े हुए पॉइंट्स है, उनका हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। इसलिए पहले भी और बाद में भी लंग्स से जुड़े हुए, फेफड़े से जुड़े हुए पॉइंट्स होते हैं, बैक एरो हो गया, एच एरो हो गया, चेस्ट ओनली हो गया, स्ट्रेच हो गया, लंग शोल्डर हो गया, इलेक्ट्रिकल वेव हो गया। इन सब चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सर ये लंग्स और शोल्डर दे सकते हैं? बिल्कुल जैसे सुनो हाँ जी सर। मेरी बात सुनो। लंग शोल्डर तो देना पड़ेगा, लेकिन क्या होता है ना, ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग कुछ एक पॉइंट्स होते हैं, जैसे लंग शोल्डर हो गया या खटका हो गया, ये ऑनलाइन क्लासेस में नहीं बताते थे, क्योंकि पता नहीं, अब पता है लंग शोल्डर इतना खतरनाक पॉइंट है, अगर थोड़ा सा भी 1 सेंटीमीटर भी आगे पीछे हुआ तो बंदे का कॉलर बोन टूट सकता है। तो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं बताते, हम कहते हैं कि भाई लंग शोल्डर देने नहीं, क्यों इतना रिस्क लेना है। अगर कोई बंदा हमारे पास अगर यहाँ पे आता है कि सर मैं एक दिन के लिए, अभी जैसे बात हो रही थी, मैं बता रहा था ना कि 3 दिन से मैं वो यूनिवर्सिटी का वो एग्जाम वगैरह हो रहा था, तो मैंने सभी को बताया कि आपने वीडियो देखा, सब कुछ दिख लिया, सब कुछ सही है, लेकिन कोशिश करो कि कभी एक डेट फिक्स करो, या फिर मैं अपनी तरफ से कर दूं कि इस तारीख को 2 दिन का टाइम निकाल करके आप लोग मेरे पास यहाँ पे नोएडा में चले आओ। कुछ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं जिसको हम लोग ऑनलाइन वीडियो के जरिए नहीं सिखा सकते, अगर सिखा देंगे तो उससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो जाएगा। लंग शोल्डर वैसा ही एक पॉइंट है, तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस में नहीं बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, चाहे जो भी। वो अगर आप पर्सनली यहाँ पे आते हैं तो आपको खुद देकर बता सकते हैं, और उसके बाद आपको 2-3 लोगों को देख करके प्रैक्टिस करवा सकते हैं। वीडियो में बताना ये उतना परफेक्ट नहीं रहता है। अब जैसे मैं जब आरोग्य पीठ में था, तो वहाँ पे तो सारी वीडियो बना के डाली, लेकिन उसके बाद ही मेरे को पता चला, लंग शोल्डर की बात बता रहा हूँ, एंजियोटेंसिन नंबर 2 फार्मूला देना था, 7 लीवर, 7 म्यूकस 0, 6 लंग शोल्डर। वो देने में एक बंदे की कॉलर बोन की हड्डी टूट गई। अब उन्होंने फोन करा, सर ऐसा ऐसा हो गया, तो मैंने बोला कि भाई आपने प्रेशर कितना दिया था, तो बोले प्रेशर तो क्या, उसमें बताया गया था कि सिर्फ झटका देना है, तो मैंने झटका दिया और वो टूट गई। तो उसके बाद से मैंने छोड़ दिया कि नहीं नहीं, ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिसको ऑनलाइन नहीं सिखाया जा सकता। तो इसीलिए लंग शोल्डर को मैंने वहाँ पे उस दिन संडे वाली क्लास में अवॉइड किया था। क्योंकि क्या होता है, जल्द आराम के जितने लोग हैं, सारे लोग तो भाई ऑनलाइन वाले ही हैं, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया था कि नहीं, इसको नहीं देना है। अगर इसको देना है तो पहले एक दिन का टाइम निकाल करके आप यहाँ पे नोएडा पे आ जाओ, हमारे जल्दाराम सेंटर पे। मैं खुद आपको वो ट्रीटमेंट देके दिखाऊंगा, वो पॉइंट दे करके, और फिर आपका चेक भी करूंगा कि मेरे को भी दो, अगर कॉलर बोन टूटेगा तो मेरा टूटेगा, और अगर मेरा नहीं टूटा तो किसी का नहीं टूटेगा। ठीक है सर। हाँ सर, 6 ADR और ये 6 सेट जो लिखा वो भी दे सकते हैं? हाँ वो तो देना ही है। हाँ, क्योंकि जो आपने मुझे लिखाया था तो उसमें 30 मेडुला नहीं था, 15 लेफ्ट मेडुला था ट्रीटमेंट, और 15 मेडुला 2 ट्रीटमेंट था, और ADR 6 ADR 6 सेट नहीं था, मतलब, और लंग्स और शोल्डर भी नहीं था। देखो, अब बोलते समय कई बातें छूट जाती है, लेकिन जो लिख के भेजते हैं ना, वही परफेक्ट होता है। तो मतलब 30 मेडुला देना, तो ये 15 लेफ्ट मेडुला और 15 मेडुला नहीं देना, मतलब उसकी जगह पे 30 मेडुला देना है। 30 भी देना है, और 15 लेफ्ट वाला भी देना है, 15 दोनों साइड वाला भी देना है, और उसके बाद 30 मेडुला। हाँ।
6 एरिया 6 वर्ड भी देना है, फिर 6 एरिया 6 वर्ड भी देना है। ओके सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। सर ये जो अब आपने एक बार बोला सर किडनी क्लियर सीधा भी उल्टा भी देना, तो ये जहाँ भी किडनी क्लियर देना वहाँ सब जगह उल्टा उल्टा देना? नहीं, सब जगह नहीं देना सीधा उल्टा, सिर्फ इसमें ही देना रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके लिए। इसमें नहीं, और भी कुछ बीमारियां होती है जिसमें सीधा उल्टा दोनों देना पड़ता है, लेकिन हर जगह नहीं देना। जहाँ लिखा रहेगा किडनी क्लियर 3 वाला चाहे 5 वाला या 7 वाला जो भी देना है, या फुल किडनी क्लियर देना है, अगर सीधा उल्टा दोनों देना होगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा सुल्टा उल्टा। सुल्टा मतलब सीधा, उल्टा मतलब उल्टा। जहाँ लिखा रहेगा वहाँ पे दोनों देना है, सीधा वाला उल्टा वाला। जहाँ नहीं लिखा रहेगा वहाँ पे नहीं देना है। ठीक है। मेरे को लगता है ना कि मैं 1 दिन 2 दिन के लिए आप सभी को नोएडा बुला लूं, कागज कलम लेके आओ, मैं सारे ट्रीटमेंट जितने भी है ना, मैं सोचता हूँ कि यार ये कितने दिन आप लोग मेरे से पूछते रहोगे, कल को मैं मर जाऊंगा फिर किससे पूछोगे? तो ऐसा होना चाहिए कि लोग आपसे पूछें। बताओ तो सही। सर हम पहुंच ही जाएंगे आपके पास, हम तो किसी न किसी दिन बना ही रही हैं प्लान, आ ही जाएंगे। सर इसके बारे में देखते हैं, प्लान बनाते हैं। अभी एक काम करते हैं, एक बार सना मैम से बात कर लेते हैं, काफी देर से वो भी वेटिंग में है। जी सना मैम बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। जी सर, मैं पूछ रही थी कि आपने मेरे को एक बार मैंने क्वेरीज की थी, तो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे बहुत सारे, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। बट एक चीज और हुआ ना मेरे साथ कि अब तो खैर वो पेशेंट मेरे साथ अब नहीं रहे, जिनका मैं डायमेंशिया का जो पेशेंट है ना, एक उनका जो बैलेंस बिगड़ा हुआ था। डिमेंशिया। हाँ डिमेंशिया, सॉरी, वही उनका बिगड़ा हुआ था, तो बैलेंस बिगड़ा हुआ था, वो धड़ाम धड़ाम गिर रही थी बिल्कुल। तो अब तो खैर वो नहीं रही साथ मेरे, बट मैं उनका कर रही थी तो काफी अच्छा मुझे फील, मतलब अच्छा फील हुआ था कि बहुत अच्छा उनको रिलैक्स मिल रहा था फिलहाल अभी उनको। सर मुझे एक चीज जानना था कि आप नोएडा सेक्टर में कौन से सेक्टर में रहते हैं? मुझे सच में फिजिकली पूछना था, बहुत सारी चीजें क्वेरीज करनी थी। आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया के पास। ओके, तो यस वहाँ से अगर आप मेट्रो लेंगे, आपको नोएडा सेक्टर 18 का जो मेट्रो स्टेशन है जी वहाँ पे उतरना है। जी और पास में जैसे मेट्रो स्टेशन है, उसके नीचे रोड है, उस तरफ जी जी सेक्टर 18 है, और जी। इस तरफ सेक्टर 27 है। हाँ जी, मैं तो गई हूँ हमारा जल्द, जो ऑफिस है वही है क्या? हाँ, तो बस वहीं पे आना है, जलदरा पे ही आना है। ओके, मैं मुझे लगा ना सर आपने अपना सेपरेट किया हुआ है। अरे ना ना, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैं सेपरेट कहाँ जाऊँगा? हेलो जी सना मैम। हाँ यस यस सर, मैं हूँ यहीं पे। तो मैं कह रही थी ना कि आप वहीं पे रहते, मुझे वहाँ पे ना कुछ और बंदे मिले थे, उनका क्या नाम था, मुझे नाम तो अभी जहन में खैर नहीं है,
पर वो मुझे कुछ विश्व और प्रकाश जी मिले होंगे, विश्व प्रकाश। नहीं, ये नाम तो नहीं था। वो सावले से थे, बिल्कुल सूखे से। मैं भी सुखा सा हूँ। नहीं मतलब वो थोड़ा लंबे थे। हाँ, विश्व प्रकाश नाम था उनका। हाँ जी, शायद नाम से मैं वाकिफ नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। हाँ, बट वो मुझे वो मिले थे और मुझे लगा वही सेशन लेंगे, बट आपका न्यूरोथेरेपी में आप पढ़ा रहे हैं, तो मुझे ना आपसे एग्जैक्टली इंटरेक्शन करनी है, क्योंकि जिससे हम पढ़े उनसे कम से कम इंटरेक्ट तो करें और सही बातें तो कर पाए। क्योंकि अभी आधा ही मैंने सीखा है, मैं कर रही हूँ। और एक्यूप्रेशर में पहले करती थी सर, अभी भी मैं पेशेंट पे ज्यादा वही अप्लाई कर रही हूँ। एज ए कॉन्फिडेंट मैं न्यूरोथेरेपी में नहीं जा पा रही हूँ, तो मुझे वो कॉन्फिडेंट भी चाहिए। कोई नहीं, कभी भी आप टाइम निकाल के आ जाओ, मैं किसी दिन छुट्टी नहीं करता। मंडे टू मंडे मैं ओके। वहीं पे मिलूंगा सेंटर पे। हाँ, सेंटर स्टार्टिंग अपनी 8:30 बजे हो जाती है, तो जी। मैं लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच में वहाँ पे पहुँचता हूँ। और सेंटर क्लोजिंग जो होती है 6 बजे होती है। तो अब जी। जरूरत के हिसाब से कहीं अगर जाना पड़े तो मैं 4 बजे भी निकल जाता हूँ, कभी 4:30, मतलब 4 बजे तक तो रहता हूँ। आप 10 बजे से 4 बजे के बीच में कभी भी किसी भी दिन आओगे तो वहाँ मेरे से तो मुलाकात होगी होगी। हो सकता है विश्व सर से भी मुलाकात हो, लेकिन मैं तो मिलूंगा ही मिलूंगा। अभी बीच में 2.5-3 महीने मैं यहाँ पे सेंटर पे नहीं था, सितंबर से लेकर के लगभग ये नवंबर तक। एक्चुअली आई थिंक मैंने नवंबर में फर्स्ट वीक में ही एडमिशन ली थी, इसी वजह से आप नहीं होंगे। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है। यस, क्योंकि वो मुझे मिले थे, क्योंकि 2 साल वो मिले हैं मुझे। और खास कर मेरी थोड़ी इंटरेक्शन थोड़ी सही नहीं रही उनके साथ, मेरी थोड़ी सी। होता है हर, मतलब क्या कहूँ, हर इंसान की फितरत हर इंसान से नहीं मिलती है। जी जी, मैं अपनी ही बता रही हूँ, शायद वो मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। मैं मतलब अपनी तरफ से एंड से पूरी सारी बातें बोले चली जा रही थी, सर ने बोला भाई रुक जा, मैं रुकी ना रही। तो इसी वजह से हो सकता है मेरी इंटरेक्शन थोड़ी उनसे खराब हुई है। फर्स्ट अट्रैक्शन ही उनसे मेरा जमा नहीं। मुझे लगा कि भाई ये तो मुझे नहीं जमेंगे, मुझे पहले ही लगा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे हैं, बाई नेचर तो वो सही है, बट मेरे अंदर वो थोड़ी सी है बाई पेशेंस, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। देखिए, एक चीज है, मैं और विश्वास सर है, हम लोग बचपन से क्लास 2 से एक साथ है, लेकिन जी फिर भी जी हम दोनों में बहुत फर्क है। आप मेरे को कहोगे कि सर एक्चुअली जे क्रोइन कैसा देते हैं, जी तो मैं जितना बताऊंगा हो सकता है वो मेरे से ज्यादा बढ़िया तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि उनका जो प्रैक्टिकल वाला नॉलेज है ना, वो मेरे से कई गुना ज्यादा बेहतर है। ओके। परंतु अगर वही थ्योरेटिकल बात करें तो आप मेरे से पूछोगे कि अगर हम 3 बार जे गुरैन देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, 5 बार देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, मैं एक बारीकी बता सकता हूँ, शायद वो ना बता पाऊँ। तो अपन दोनों साथ में रहने का यही फायदा है कि थ्योरेटिकल जो चीजें हैं उसके लिए अभी क्या है कि मीटिंग में ये जितनी सारी चीजें मैंने बताई, शाम को अभी 7 बजे भी हमने डिप्लोमा की क्लास करी थी, अभी 9 बजे से ये क्लास करी, तीसरी बार ज्वाइन करा है। मैं मीटिंग में ज्यादातर इसलिए इन्वॉल्व होता हूँ कि क्या मीटिंग में कुछ करके दिखाना नहीं होता है, जो थ्योरेटिकल बातें होती है वो बताना होता है। बिल्कुल। और अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो कभी भी मैं ये देखता हूँ, अभी मैं सचिन सर से बात करता हूँ, हम लोग अभी दिसंबर में अगर ट्राई करते हैं या फिर हर महीने का एक ट्राई करते हैं हम लोग, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन का टाइम निकाल के रखें। ये 3 दिन क्यों, क्या होता है ना कि ऑनलाइन क्लासेस करते हैं हम लोग, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें कि कितना प्रेशर देना चाहिए, अगर मैं बॉल वाला पॉइंट दे रहा हूँ तो मैं अगर आपको प्रेस करूं तो आपको पता चलेगा कि कितना प्रेशर देना चाहिए, और फिर मैं कहूंगा कि हाँ अब मैं लेटता हूँ, आप मेरे को प्रेशर दो। जी। तो जब आप मेरे को प्रेशर दोगे तो मेरे को भी समझ में आएगा कि आपका प्रेशर जो है सही है या कम है या ज्यादा है। सर जब मैंने एडमिशन करा था तभी मैंने ये चीज क्लियर करी थी कि अगर कोई फिजिकल मुझे पढ़ाने वाला है तो आप मुझे करवा दें, बट उन्होंने कहा
कि मैम ऐसा प्रोवाइड हम नहीं करा सकते, वो ऑनलाइन ही पॉसिबल है, क्योंकि ऑनलाइन मुझे खुद सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है, सेटिस्फाइड मैं खुद नहीं हूँ, क्योंकि वो एग्जैक्टली आप वो जो फिजिकली क्लास में जो चीजें हैं जो आप समझ पाएंगे, मेरे ख्याल से वो चीज आपको उसमें तो नहीं आती है। हाँ, थ्योरेटिकल हम सीख सकते हैं, जो लेक्चर है वो हम ले सकते हैं, बाय प्रैक्टिकल आप वहां से पूरा अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, ये चीज तो मैं भी समझ रही हूँ। और सर यही चीज था कि मुझे मिलना और मैं बाय कॉन्फिडेंस नहीं कर पा रही हूँ न्यूरोथेरेपी। सना मैम एक चीज बता रहा हूँ, अगर किसी को बुखार हो गया जी एज ए एलोपैथिक में डॉक्टर हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि पैरासीटामोल दे दो। अब वो पैरासीटामोल कोई सा भी हो, पैरासिक हो या फ्लेक्सन हो या कोई भी जी हो, जी जी बिल्कुल। मैं कहूँगा कि 1 पॉइंट लीवर 6 बार दे दो। तो 1 पॉइंट लीवर आप 6 बार तो देंगे, लेकिन 1 पॉइंट लीवर देने के लिए इतना प्रेशराइज करना है, जगह तो ठीक है, वीडियो में देख के आप समझ गए ये जगह दबाना है, लेकिन उसके लिए प्रेशर कितना अप्लाई करना है ये समझने में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो नो जी डाउट एग्जैक्टली। ये बीच में 2.5 महीने, लगभग 2-2.5 महीने में यहाँ पे नहीं था। ये आप सभी के लिए मेरी सॉरी है, मैं 2-2.5 महीने से ये जूम मीटिंग पे भी जो क्लासेस भी करा रहा हूँ, ये भी 2-2.5 महीने तक नहीं हुई थी, बाकी लोगों से आप पूछ सकते हो। और अब घर गया था, माता जी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि अब पहले उनके ऊपर ध्यान देना जरूरी था, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ नहीं तो कुछ नहीं। जी बिल्कुल। अब उनके पीछे लगा हुआ था कि बस कैसे भी उनको ठीक कर दूं। एक तो उनको कैटरेक्ट हुआ, मैं बोला कि 3 महीने लगेंगे, मैं कैटरेक्ट ठीक कर दूंगा। अब माँ तो माँ होती है, बोली अरे पड़ोस की बुढ़िया को ये हुआ था, वो तो गई और उसका ऑपरेशन हुआ, 7 दिन उसने चश्मा पहन कर रखा, 8वें दिन से ठीक हो गई, तू बोलता है 3 महीने लगेंगे। तो मैं कहा कि नहीं ठीक है, फिर सर्जरी ही करवा देते हैं। तो सर्जरी करने के पहले थायराइड और शुगर लेवल चेक करते हैं, तो माँ का शुगर लेवल हाई आया। अब जब तक शुगर लेवल लो पे नहीं आएगा तब तक सर्जरी भी नहीं होगी। मैं कहा कि ठीक है, मैं तुमको 1 महीने ट्रीटमेंट दूंगा, तुम्हारा शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। फिर वही बात, उसका भी तो ऐसा हुआ था, शुगर लेवल ज्यादा था, उसने 1 हफ्ते गोली खाई और उसका शुगर लेवल ठीक हो गया। मैं बोला चलो 1 हफ्ते गोली खा लो। क्या कहते हैं ना, लोगों को समझाना आसान होता है, लेकिन अपने घर वालों को समझाना बहुत नहीं, मुश्किल वो होता ज्यादा है। चैलेंजिंग है। हाँ, बाहर से ज्यादा चैलेंजिंग घर वाले होते, क्योंकि ये सवाल ज्यादा वही करते हैं। तो ये सारी चीजें करने में मैं इतना ज्यादा मतलब उसमें फंस गया था, इतना बिजी हो गया कि अब कैसे भी करके मेरे को लग रहा था कि शुगर लेवल डाउन पे लाना है। मेरे से तो ये मानेंगे नहीं। मैं कहता हूँ कि चीनी मत खाया करो। अरे वो पड़ोस वाली दादी थी, वो 98 साल की उम्र में मरी और हर रोज रात को चीनी और रोटी खाती थी, उनको तो शुगर ना हुआ। तो सर वो पहले का चीज वो खाए हुए, वो हमारी बॉडी अभी की नहीं खाई हुई वो चीजें। अभी वो हम सब्जियां नहीं खाते, पहले लोग खाते थे। ये बात आपको और मेरे को समझ में आ रही है, उनको कौन समझाए? तो हाँ, ये चीजें वो भी उम्र में अपने से बड़ी और वो भी माँ, जी तो माँ को कौन समझाए? मैंने कहा ठीक है, जैसा आप कहोगी वैसे कर लेंगे। फिर एक दिन उन्होंने मेरे को ताना भी मारा कि इतने सारे लोग तेरे पास पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आते हैं, पता नहीं तू क्या पढ़ाता है। मैं बोला चलो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, अब क्या कर सकते। तो 2-3 महीने यहाँ पे था भी नहीं, मैं बिहार में था, क्लासेस वगैरह भी बंद थी इसी चक्कर में। तो खैर अब मैं हूँ यहाँ पे और अब हमेशा के लिए हूँ। मतलब हो सकता है घर में किसी का ब्याह हो तो 2-3 दिन के लिए मेरे को जाना पड़ेगा, या कोई अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए तो उस समय भी जाना पड़ेगा। बाकी मैं हूँ यहाँ पे। तो मैं एक बार मैं वही बता रहा, एक बार मैं डेट एक बार सेट करके सर के साथ कर लेता हूँ कि मतलब 1 दिन या 2 दिन हम सारे लोग न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए ही रखेंगे। मतलब उस दिन किसी पेशेंट को नहीं बुलाएंगे। अगर पेशेंट आते भी हैं तो वो अपना चलो उधर अपना ट्रीटमेंट चलता रहेगा, अपन लोग सिर्फ न्यूरोथेरेपी के प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे।
ओके सर, मैं चाह रही थी ना कि मैं कल आपसे मिल लूं टाइम निकाल कर, मतलब आधा घंटा तो आप वक्त दे ही सकते हैं। आधा घंटा नहीं, आपको मैंने बताया ना 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक नहीं मैं सर, वहाँ पर मेरी रहता हूँ। पेशेंट हूँ तो आप वहाँ पे मसरूफियात हो आपकी, बट अगर आ जाऊँ तो आप तो खैर मुझे आधा घंटा तो वक्त दे सकते हैं ना, मैं ये पूछ रही हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी, तो मैं कल इंशाल्लाह आपके पास आ रही हूँ। चलिए ठीक है, एड्रेस तो है अपना, आपने देख भी रखा है सेंटर? हाँ हाँ, मैं जा चुकी हूँ, मैं 2 बार जा चुकी वहाँ पे, बस वही मुझे क्लियर नहीं था कि आपका वो सेपरेट है या फिर आप उसी में ही है। नहीं, वहीं पे हूँ। ओके ओके जी, कल मैं देखती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद जी। प्रहलाद जी एक बार अनम्यूट हो जाइए। हेलो सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर एक प्रॉब्लम, मतलब मैं इंजरी देने के बाद तो उनको एल्काली भरा हुआ था, बोलते बैक में दर्द हो रहा है, तो चेक किया तो एल्काली भरा हुआ था थोड़ा, तो मैं एल्काली ट्रीटमेंट देने के बाद जो पैर में जो पॉइंट दिया, वो देने के बाद उसको इतना राइट ओपन में दर्द हुआ, मतलब रहने, मतलब सहन का बाहर है। एक बार फिर से बताइए, आपने ट्रीटमेंट क्या दिया? एल्काली ट्रीटमेंट दिया सर। एल्कली ट्रीटमेंट मतलब क्या दिया उसमें? 4 गॉल, 4 लीवर, 4 राइट ओवरी, 4 एमो0, फिर आपको दिया पैर वाला पॉइंट दिया सर, एल्काली वाला। एमयू0 क्यों दिया आपने? उसमें तो लीवर 0 है। ओ सर सॉरी, लिव 0 सर। और उसके बाद पैर वाला पॉइंट, मतलब जैसे एसिड देते हैं राइट थाई के ऊपर, वैसे ही आपने अल्कलाइन फ्लूइड पॉइंट दिया लेफ्ट थाई के ऊपर। हाँ। और उसके बाद इतना राइट ओवरी में इतना दर्द हुआ सर, नहीं, मतलब लेफ्ट पैर में जो आपने प्रेस किया जांग पे, उसके बाद कुछ नहीं दिया? उसके बाद चेस्ट दिया, चेस्ट ऑनली दिया। अच्छा हाँ। उसके बाद कहाँ पे दर्द शुरू हो गया? वो जहाँ पे आपने फ्लूइड पॉइंट जो अल्कलाइन पॉइंट था दबाया था लेफ्ट थाई के ऊपर, वहाँ पे दर्द होने लगा। हाँ, सामने पीछे सिंपल सी बात है, प्रेशर कुछ ज्यादा दे दिया होगा आपने। देखो, चाहे कोई सा भी पॉइंट देते हैं, चाहे हम पेन दे रहे हैं, गैस ऑनली दे रहे हैं, एसिड दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, एसिड और फ्लूइड ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसको देते समय थोड़ा तो दर्द होता है, क्योंकि प्रॉब्लम है तो दर्द होगा। लेकिन जब भी हम कोई पॉइंट देते हैं, ये चीज मेरे से मिस्टेक हो गई है, मेरे को ये चीज फिर से वीडियो उसको रिकॉर्ड करके डालना है, जो हमारा जल्द आराम का जो वीडियो बना हुआ है, इसमें सचमुच में सारा कुछ तो बताया है मैंने, कोशिश कर रहा है कि डिटेल्स में बताऊं, लेकिन उसमें जो प्रेशर वाली बात है ना कि हमें प्रेशर कितना देना है, सिंपल सी बात है, कहीं पे भी हम दबाते हैं, दबाते ही अगर बंदे का चेहरा एकदम सिकुड़ जाता है, समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो उस प्रेशर को कम करना है। और अगर हम दबा रहे बंदे को कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि हमारा प्रेशर कम है, थोड़ा और बढ़ाना है। तो ये जो आप बता रहे हैं फ्लूइड पॉइंट जो आपने दिया, अल्कलाइन पॉइंट देने, अल्कलाइन पॉइंट देने के बाद अगर कंधे का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया, घुटने का दर्द हो गया, तो वो केमिकल डिसेबिलिटी है, मतलब कुछ ना कुछ केमिकल गड़बड़ बन गया है। लेकिन दबाने के बाद वहीं पे दर्द हो रहा है जिस जगह पे आपने दबाया था। अगर हम किसी को 2 फिंगर देते हैं, देते समय तो बहुत दर्द होता है, तो थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाता है। अगर कल को आके बंदा ये बताए कि यहाँ पे आपने वो उंगली पे ऐसे ऐसे रगड़ा था ना, वहीं पे मेरे को दर्द हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा वो देने का तरीका जो था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ था। लेकिन सर वो जहाँ दिया पॉइंट उधर तो दर्द नहीं हुआ उतना, उधर जब दिया था तब हल्का दर्द हुआ था, चेहरा में देख के देता हूँ, लेकिन सर
लेकिन वो उधर दर्द हो गया ना सर, वही राइट ओवरी से। कहाँ पे दर्द हो गया? राइट ओवरी में। राइट ओवरी मतलब जो पेन पॉइंट हम लोग चेक करते हैं नाभि से दाहिने तरफ थोड़ा नीचे की तरफ। हाँ हाँ सर, वो पूरा लेफ्ट साइड, पूरा राइट साइड में पूरा ही हो गया सर, तो आगे पीछे मतलब। अरे नहीं प्रभु, फिर वो समझो वो उनको एल्कलाइन की प्रॉब्लम थी नहीं। वो जो आप बता रहे हो राइट ओवरी साइड में दर्द हुआ है, ये लीवर जीरो का दर्द है। आपने उनका मतलब अल्कलाइन बढ़ा दिया है, उनका अल्कलाइन बढ़ गया। ये लीवर जीरो का दर्द है दाहिने तरफ पीछे, जो फैल करके आगे की तरफ भी आ रहा है। ये पूरा अपेंडिक्स और राइट ओवरी का एरिया कवर कर रहा है। उनका अल्कलाइन बहुत ज्यादा डाउन हो गया। उनको एक काम करो, सबसे पहले उनको 10 मेडुला 6 गैस ओनली ये दो, वो दर्द तुरंत खत्म हो जाएगा। 10 मेडुला 6 10 मेडुला 6 गैस ओनली। 6 गैस ओनली तो सर। बस इतने देना है, 10 मेडुला 6 गैस ओनली। ये कुछ ना कुछ एल्कलाइन पॉइंट में गड़बड़ हुआ है। उनका एल्कलाइन आपने घटाने के लिए दिया था, एल्कलाइन उनका और बढ़ गया है। अभी एसिड को बढ़ाना है, तो ये 10 मेडुला 6 गैस ओनली दीजिए। एसिड एल्कलाइन बैलेंस हो जाएगा, वो दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा उसी समय। ठीक है ठीक है और सर एक क्वेश्चन है, मतलब इसको जो आपका जो मैं भेजा था ना, वही है मेरा वाइफ है जो बोला था ना यूरिन इन्फेक्शन वाट टीचर्स का जो प्रॉब्लम था, वही है सर। इनको ये पेन होते रहता है, ज्यादा होने से मैं वही बोला ना 2 पेन into 6 पी हेपरिन देता हो तो उसमें तो कंट्रोल आ जाता है। लेकिन ये मैंने तो आपको तो इंजुरी बोला, इंजुरी दे रहा हूँ और 4 टाइम हो गया, ठीक है, मतलब 2 दिन हो गया, सुबह शाम करके दे रहा हूँ। और काल देने के बाद सर हार्मोनल ट्रीटमेंट है, वो जो बोला वो देना है, HRT। वो देंगे। एक काम करेगा, हाँ एक काम करेगा, अभी 2 दिन आपने दिया है दोनों टाइम, मतलब सुबह शाम, फिर अगले दिन सुबह शाम। इसमें कुछ फायदा आपको दिखाई दिया या अभी वैसे ही है? नहीं सर, ये अभी तो ठीक है। तो एक काम करिएगा, कल जब आप HRT ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिएगा, HRT के पहले एक बार वायरल ट्रीटमेंट दे दीजिएगा। 5 लिम्फ वाला जो है ना, वायरल ट्रीटमेंट, वो सर वायरल ट्रीटमेंट ठीक है, वायरल ट्रीटमेंट कुछ दिन दिया था मैं सर, आपने बोला था ना। तो अभी HRT के पहले भी वायरल दीजिएगा। ये कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है ना कि ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की जो बात होती है, UTI, वैसा कुछ हो सकता है सर। ये बहुत 3-4 साल से हो रहा है सर ये प्रॉब्लम, बोला ना मैं 20 में इंजुरी दिया था सर, 5-6 दिन इंजुरी दिया था 20 में, बहुत पहले दिया था। अच्छा, मतलब ये प्रॉब्लम उनका ठीक ही नहीं कर पा रहा हूँ इतना। मेरे को मैं सोच रहा हूँ मैं दिल्ली जाऊंगा इसको लेके, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए जा नहीं पा रहा हूँ। एक बार मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि देखो अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, बात में जो भी आप बता रहे हैं उसके हिसाब से मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। मैं ये गारंटी नहीं कर सकता कि मैं जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ वो 100% वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी पेशेंट है जिनको भी ये दिक्कत है, उनको फेस टू फेस मैंने देखा नहीं है। क्योंकि जब हम डायग्नोज करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें ध्यान देना पड़ता है। हमें कुछ चीजें देख के समझनी पड़ती है, कुछ चीजें सुनकर समझनी पड़ती है, और कुछ चीजें छू कर समझनी पड़ती है। तो सपोज मान लो जो सुन के करने वाला बात है, वो तो हमने अभी क्लास में आपने बताया, मैंने सुन लिया, सुनने वाला काम तो हो गया।
देखने वाला काम तो नहीं हो पाता है। चलो आपने ये किया कि वीडियो कॉल में मेरे को दिखा भी दिया, तो देखने वाला काम भी हो जाएगा, लेकिन छूने वाला काम तो नहीं हो पाएगा। इसको कहते हैं ना दर्शन श्रवणन और स्पर्शन। मतलब दर्शन मतलब देखना, श्रवणन मतलब सुनना, और स्पर्शन मतलब छूना। ये डायग्नोसिस के 3 पार्ट होते हैं। जब ये 3 पार्ट सही होते हैं तो उस समय 100% एक्यूरेट इलाज होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन में ये चीजें थोड़ी सी रह जाती है। तो अभी 2 दिन आपने कर लिया, जब आप HRT स्टार्ट करोगे, HRT को पहले वायरल देना और उसके बाद फिर HRT देना। सर इसका प्रॉब्लम क्या, ट्रीटमेंट देने के बाद ठीक हो जाता है प्रॉब्लम, लेकिन नेक्स्ट मंथ पीरियड खत्म होने के बाद फिर स्टार्ट हो जाता है। हाँ, ये कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। तो आप एक बार कमलेश मैम से भी मैं ट्रीटमेंट लिया था, वो ठीक हो गया, 2 दिन में ठीक हो गया था जो मैम ने ट्रीटमेंट दिया था। लेकिन उसके मैम बोला कंटिन्यू करो 1 हफ्ता, कम 80% कम हो गया। मैं बोला फिर कंटिन्यू करो, कंटिन्यू किया तो ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट मंथ में फिर होता है ऐसे ही, सेम प्रॉब्लम आता है। देखो एक चीज है, जो भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, सपोज हार्मोन से जुड़ा हुआ कोई भी दिक्कत है, किसी को हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है, तो अगर बंदा मान के चलो 50 mg की या 100 mg की थायरोनॉम या थायरोक्सिन कोई भी गोली खा रहा है, मैंने ट्रीटमेंट दिया, 1 महीने में ठीक हो गया, एकदम T3 T4 का लेवल एकदम ठीक है, TSH भी ठीक है। लेकिन हार्मोन से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम अगर ठीक हो गई तो उसके बाद भी 90 दिन 3 महीने उसको ऑब्जर्व करना जरूरी है। ठीक हो गया ये बड़ी बात नहीं है, अगले 3 महीने ठीक रहना चाहिए। अगले 3 महीने फिर से प्रॉब्लम नहीं हुआ तब मान के चलो कि ये खत्म हो गया। क्योंकि हार्मोन से कोई भी दिक्कत है ना, वो 90 दिन के बाद वापस आ सकती है, 90 दिन के भीतर वापस आ सकती है। 90 दिन तक उनको ठीक रखना ये जरूरी है। 90 दिन 3 महीने अगर सब कुछ ठीक चला, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड है, 90 दिन तक उसको बिना दवाई लिए भी अगर ठीक ठाक चल रहा है, किसी को पीरियड्स की प्रॉब्लम है, 90 दिन तक अगर बिना दवाई लिए भी ठीक रहा, किसी को हाइपोथैलेमस की प्रॉब्लम है, किसी को पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रॉब्लम है, किसी को एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम है, जो भी हार्मोन से जुड़ा हुआ जो भी दिक्कत है, किसी को डायबिटीज है, वो भी हार्मोन से, इंसुलिन हार्मोन से जुड़ा हुआ दिक्कत है, 90 दिन तक अगर बिना दवाई के ठीक रहा तो समझ लीजिए कि अब ठीक हो गया। क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम जो है ये 90 दिन के अंदर रिकरिंग हो सकता है, फिर से वापस आ सकता है। ठीक है, तो अभी जो मैंने बताया ट्रीटमेंट दीजिए, और जब भी आपको समय मिले एक बार टाइम निकाल करके आप यहाँ पे आ जाइए, 1 दिन के लिए आइए, ताकि सामने सामने देख करके ना आगे क्या ट्रीटमेंट करना है ये बता सकते हैं। सर मैं तो सोच रहा हूँ मार्च से अप्रैल में मैं बेटी का एग्जाम खत्म होने के बाद 1 महीने के लिए जाएंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा है। ये सोच के रखा है, देखिए आप क्या होता है अब। बट मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जब आप आओ तो सीखने के लिए आओ, लेकिन उसके पहले ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं इसको ठीक कर लो आप। और जो मैंने बताया अभी वायरल और उसके साथ HRT, ये 1 महीने करो, उसके बाद कुछ और भी ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा जो आपको 15 दिन और करने पड़ेंगे। उसके बाद मतलब मान लो 15 जनवरी तक आपका ये सारा कुछ सेशन समाप्त हो जाएगा। 15 जनवरी से लेकर के 15 मार्च तक, सॉरी 15 अप्रैल तक दोबारा ये प्रॉब्लम अगर नहीं आती है तो समझ लो ठीक हो गया बिल्कुल पूरी तरीके से। बस बोल देना जय श्री राम, दोबारा नहीं आएगी ये दिक्कत। ये होने से तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर, क्योंकि इसका वजह से मेंटली डिप्रेशन में आ जाता है कभी, उसको क्या हो जाता है मुझे नहीं आता है सर। कभी भी कभी गुस्सा हो जाता है तो क्या हो जाता है। हाँ,
चलो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ये। अभी कल से ये स्टार्ट करो, वायरल और HRT। ठीक है थैंक यू सर। ठीक। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहिबा, अभी आप भी फिर कुछ पूछना चाहते हैं क्या? फिर से आपने हैंड रेज कर रखा है। महेंद्र मैम। हाँ जी सर। जी बताइए, फिर से आपने हैंड रेज कर रखा है, कुछ और भी पूछना बाकी रह गया क्या? हाँ सर, रह तो बड़ा कुछ गया, अब 2 महीने तो आए नहीं, तो बड़ा कुछ रह गया है। आज 3 बार मैंने मीटिंग को रिस्टार्ट किया है, मतलब 40 40 40 120 मिनट ना। हाँ, सर तो 120 गप्पे मिनट। कितनी होती हैं बीच में गप्पे? अच्छा, ये पहले भी लोग कहते थे, मेरे को पता है, मेरे को बहुत सारे न्यूरोथेरेपी जो है पसंद करते हैं, और जितने लोग पसंद करते हैं वो सारे लोग मेरे को कहते हैं कि सर एक 5 मिनट का चीज बताने में आप आधा घंटा लगा देते हो, बीच में हाँ गप्पे सर, बहुत बात तो लगाते ठीक हो। है। वो कहते हैं बीच में गप्पे बहुत आप करते हो। सर मैं DBT का पूछना है, DBT का। क्या पूछना है DBT का? डीप वेन थ्रोम्बोसिस का ट्रीटमेंट पूछना सर। कितना होता है सर इसका? मेरे 2 पेशेंट हैं। देखो, ये DVT जो है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये एक तरह से वेरिकोज वेन हम लोग जो पढ़ते हैं ना, हाँ जी ये वेरिकोज वेन का एडवांस रूप है। हाँ जी। वेरिकोज वेन जो होता है, ऊपर की जो नसें होती है चमड़ी के अंदर, उधर थ्रोम्बोसिस क्लॉटिंग हो जाती है, खून जम जाता है, तो बाहर से अपने को दिखाई देता है, तो उसको वेरिकोज वेन कहते हैं। यही कोई मांस की गहराई में कोई अगर ऐसी ब्लड की नस है, वहां पे अगर थ्रोम्बोसिस हो गया, थक्का जम गया, तो इसको DVT कहते हैं। सर तो क्लियर हो जाता है न्यूरोथेरेपी से? हाँ, क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर वही बात है। सर ट्रीटमेंट बताओ, जूम मीटिंग खत्म हो जाएगी फिर। नहीं खत्म होगी तो आपको ये ट्रीटमेंट या तो मैं WhatsApp पे कॉल करके बता दूंगा। अच्छा चलो, पहले ट्रीटमेंट लिख लो, उसके बाद बात करें। सबसे पहले देना है एसिड ट्रीटमेंट, ADR वाला। ठीक है सर। उसके बाद देना है 4 पारा, सेकंड ट्रीटमेंट। हाँ जी। फिर तीसरे में देना है A हेपरिन। ठीक है सर। उसके बाद फिजिकल पॉइंट में देना है बॉटम ऑफ फीट ठीक है सर। और वसंती। ठीक है सर। ये आपको 1 महीने देना है। 1 महीने में ये प्रॉब्लम जो है लगभग 30-40% तक रिकवर हो जाएगी। उसके बाद क्या देना है? फिर पूछेंगे कि नहीं अभी बता दो। हाँ अभी सर, फिर पूरा लिखा जाता है ना ऐसे। लेकिन अभी नहीं देना उसको, ये नहीं कि सारा कुछ एक ही बार दे दे। 1 महीना नहीं सर, कम से नहीं कम। दूंगी सर, बताओ अब आगे। जो ये मैंने बताया ये देना है। उसके बाद देना है सबसे पहला अनिल शर्मा ट्रीटमेंट। हाँ जी सर। फिर सेकंड में देना है 4 पारा। हाँ जी। थर्ड में देना है A हेपरिन। मतलब सेम है, पहला वाला जो एसिड ट्रीटमेंट है उसकी जगह अनिल शर्मा करना है। हाँ जी हाँ जी सर। दूसरे महीने में ये करना है। फिर तीसरे महीने का भी लिख लो, लेकिन फिर बता रहा हूँ सारा इकट्ठे मत दे देना, काम खराब हो जाएगा। हाँ सर बताओ। टाइमिंग का। तीसरे महीने में भी ये सारा वैसा ही देना है। जो सबसे पहला वाला था एसिड की जगह A हेपरिन हुआ। अब तीसरे महीने में वहां पे देना है लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट, फॉर स्प्लीन, फॉर कॉन्स्टिपेशन। जो कॉन्स्टिपेशन के लिए देते हैं ना, हाँ जी वो वाला देना। और फिजिकल पॉइंट में वो बॉटम ऑफ फिट और संती वो रेगुलर रहेगा। अच्छा, बाकी वो सेम फर्स्ट वाला ही देना सर? फर्स्ट वाला ही चेंज करना है। हाँ, वो ही लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट देना इसकी एसिड की जगह।
पहले महीने में एसिड देना है, सेकंड महीने में हाँ जी अनिल शर्मा देना है, तीसरे हाँ जी महीने जी में लोपेट देना है। अच्छा, हाँ जी सर ये हर बार ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद उनको कुर्सी पे बिठाना है और 15 राइट मेडुला 3 बार देना है, उसके बाद ही उनको घर भेजना है। ये पूरे तीनों महीने 15 राइट मेडुला राइट मेडुला, सिर्फ दाहिने तरफ नसों को सिकोड़ने के लिए, टाइट करने के लिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि चाहे वेरिकोस वेन हो या डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो, उसमें नसें फैल जाती है, तभी आके वहां पे खून जमा होकर थक्का बन जाता है, तो उसको सिकोड़ना है। अच्छा 15 राइट मेडुला एक ही बार देना सर? 15 नहीं 15 राइट मेडुला 3 बार। 3 बार। अच्छा सर बस 3 महीने ही, आगे तो नहीं और अगला महीना? 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा बंदा। अब जिंदगी भर देते रहोगे क्या उसका नहीं, मतलब? सर जितना मर्जी क्रोनिक हो, एक पेशेंट है ना उसका तो एक का नीचे और एक का जो है वो नी के पास उसकी पपलीटल आर्टरी दोनों साइड में ब्लॉक है सर। और नी में एकदम से स्वेलिंग है साथ में ना, उसको वो भी है, और एकदम से इतनी स्वेलिंग क्या आप सोच लो कि कोई 4-5 इंच उसका घुटना दोनों साइड से वो जो उसका मांस है वो बढ़ ही गया है, मतलब ऐसे। देखो डॉक्टर साहिबा, गुरुजी ने हमें जो बताया था, गुरुजी ने तो अपने किताब में लिख के रखा है कि हम कैंसर को भी ठीक कर सकते हैं। आज के टाइम में कोई न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं लिखता है, बट मैं अभी भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये मीटिंग अपनी रिकॉर्ड भी हो रही है, कल मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा। मैं कहता हूँ कि दुनिया की कोई सी भी बीमारी हो, गुरुजी के टाइम में HIV एड्स नहीं था, लेकिन गुरुजी ने हमें इतना सिखा के भेजा है कि अगर 90 दिन बंदा कोई मेरे साथ रहता है, मैं उसको खुद ट्रीटमेंट देता हूँ, और जो जो चीजें मैं बताता हूँ वही खाता है, और जो जो चीजें मैं बताता हूँ नहीं खानी वो नहीं खाता है। मैं गारंटी बताता हूँ कि 90 दिन के अंदर चाहे जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, जितनी भी जानलेवा बीमारी हो, असाध्य रोग हो, 90 दिन के अंदर मैं ठीक कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, वो 90 दिन उस बंदे को मेरे हिसाब से अपनी जिंदगी जीनी पड़ेगी, फिर बाकी आगे वो अपने हिसाब से जिए। तो 90 दिन में हम किसी का भी रूपांतरण कर सकते हैं, हाँ जी सर। एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में पहुंचा सकते हैं, बट हाँ उसके लिए दोनों का जिगरा होना चाहिए। मेरे पास ये जिगरा होना चाहिए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, और सामने वाले रोगी का भी जिगरा होना चाहिए कि हाँ डॉक्टर साहब ने जो बताया है वो मैं करूंगा। अगर दोनों अपनी अपनी जगह पे स्ट्रांग है तो 90 दिन में हम लोग किसी भी चीज को ठीक कर सकते हैं यार। मैं क्लासेस में बताता हूँ कि कैंसर चाहे जैसा भी हो हम लोग ठीक कर सकते हैं, पैनक्रियाज कैंसर को नहीं ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पैनक्रियाटिक कैंसर वाले भी बंदा 3 महीने के लिए मेरे पास आ जाए, तो मैं इतना तो अपने आज तक कोई आया नहीं है, लेकिन मेरे को अपने अंदर इतने भरोसा है, गुरुजी की दी हुई शिक्षा के ऊपर इतना भरोसा है कि अगर कोई पैनक्रियाटिक कैंसर वाला बंदा भी मेरे पास आ जाए तो मेरे को लगता है कि मैं 90 दिन में उसको ठीक कर दूंगा। बशर्ते शर्त बस इतना है कि जो मैं बताऊं कोई पेशेंट आते होते ही है पर हाँ सर ऐसे पेशेंट तो फिर कोई होगा तो उधर भेज देंगे। ठीक है, बाकी जो भी मैं सर एक मिनट सर, मैं एक पूछना चाहती हूँ कि इसमें हमें किडनी क्लियर और जो मल्टी हैपरन ट्रीटमेंट है उसकी जरूरत नहीं है देने की? नहीं, कंडीशन के हिसाब से अभी जरूरत नहीं है। हाँ एक चीज है, 3 महीने में आपने ये सारा कुछ ठीक कर दिया, उसके बाद ये कर सकते हैं। देखो मल्टी हेपरिन देने की जरूरत क्यों है? क्लॉट को खोलने के लिए। हाँ जी। तो मल्टी हेपरिन हम लोग कब यूज करते हैं? जब ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट हो, दिमाग के अंदर,
हाथ पैर घुटने पेट पीठ इधर कोई क्लॉट है तो उसके लिए वो हाई पावर ब्रह्मास्त्र यूज करने की क्या जरूरत है? वो तो बस ए हेपरिन से ही हो जाएगा, क्योंकि एसिडोसिस की प्रॉब्लम है ना, तो ए हेपरिन से ठीक हो जाएगा। सर तो अब हम की जरूरत नहीं है। हाँ, किडनी क्लियर की जो बात है, पूरा ठीक होने के बाद हाँ तो जी ये कर सकते हो कि अगले और 1 महीने आप मेरे पास हफ्ते में 2 बार या 1 बार चले आओ, और उस समय किडनी क्लियर क्या करता है, टॉक्सिन रिमूवल का काम करता है, जो अपने शरीर के अंदर बेकार की चीज है, जो जहरीली चीज है वो जमा है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो सर इसको साथ साथ में नहीं दे सकते किडनी क्लियर, बाद लास्ट में दे दिया तो? अब देख लो, अभी आप साथ में भी दे सकते हो, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, जैसे गुरुजी ने जब ट्रीटमेंट हमें सिखाते थे तो वो कहते थे कि जब भी हम किसी को ट्रीटमेंट देते हैं, हफ्ते में 2 बार या 1 बार ट्रीटमेंट देते हैं काफी है, और सारा सेटिंग हमारा जो होता है 20 से 25 मिनट 30 मिनट, कुछ कुछ होता है यूडीएफ है, वेटर न्यूगॉल देना है तो 40 मिनट भी लगते हैं। तो अब ये ठीक है, गुरुजी की पावर थी, वो हफ्ते में 2 दिन बुलाते थे और आधे आधे घंटे की ट्रीटमेंट देते थे, ठीक हो जाते थे लोग। अब हमारे पास वैसी तो दिव्य शक्ति है नहीं, तो हम लोग रोज बुलाते हैं। अब रोज बुलाते हैं तो अब अलग अलग जगह पे अलग अलग सोच है। दिल्ली में ही कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप ट्रीटमेंट लेने जाओ, आपको वेटर प्लस न्यूगॉल भी 20 मिनट में देके भेज देते हैं। उनका बस ये है कि 20 मिनट के अंदर समाप्त कर देना है। तो क्या होता है कि सोच भी ऐसी बन जाती है लोगों की, अच्छा न्यूरोथेरेपी लेने के लिए जाते हैं तो 20 मिनट का टाइम लगता है। अब उसके हिसाब से जो गुरुजी का बनाया हुआ ट्रीटमेंट था वो मैंने बताया, अगर इसमें आप किडनी क्लियर ऐड करते हो तो 5 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आपके लिए कंफर्टेबल है और पेशेंट के लिए कंफर्टेबल है तो आप अगर रोज साथ में ऐड कर दो तो ज्यादा अच्छा है। ये हेपरिन के पहले देना है, हेपरिन के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं देना। अच्छा, ये हेपरिन से पहले देना है। हाँ, जैसे मैंने बताया ना, पहले मैंने एसिड ट्रीटमेंट देना है, 4 पारा देना है और फिर ए हेपरिन देना है, तो 4 पारा और ए हेपरिन के बीच में ही आप किडनी क्लियर दे दो। और सर ये जो दूसरा मल्टी हेपरिन वाला ट्रीटमेंट था, मैंने उसको दे दिया ना, मैं तब पूछ रही हूँ कि गलत तो नहीं हुआ वो? गलत तो नहीं होगा, लेकिन उसका कुछ फायदा भी नहीं होगा। मल्टी हेपरिन जो है ये दिमाग के अंदर की क्लॉटिंग को खोलता है। अगर आप हमारे हाथ में कोई क्लॉटिंग है, हमारे पैर में कोई क्लॉटिंग है, हमारे हार्ट में दिल के अंदर कोई क्लॉटिंग है, उस पे काम नहीं करेगा मल्टी हेपरिन। मल्टी हेपरिन सिर्फ दिमाग के क्लॉटिंग के ऊपर ही काम करता है। ठीक है सर। पैरालिसिस जैसे हो गया तो वहाँ पे और कोई हेपरिन काम नहीं करेगा। लोगों को लगता है एम हेपरिन मतलब माइंड हेपरिन है, एम हेपरिन दे देंगे तो दिमाग की नसें खुल जाएंगी, ऐसा नहीं होता। दिमाग की नसें खुलना है तो वहाँ पे मल्टी हेपरिन ही देना पड़ेगा। सर पैरालिसिस वाले पेशेंट के लिए तो किताब में एम हेपरिन ट्रीटमेंट भी लिखा है। लेकिन वो काम नहीं करता है, बाद में मल्टी हेपरिन भी लिखा हुआ है। हाँ जी हाँ जी सर, अब इतना हमें तो हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये अब ठीक है, अभी आपने न्यूरोथेरेपी सीखी है, मेरे को 21 साल हो गए, तो मेरे को भी, मैंने भी जब पढ़ा था तो भाई एम हेपरिन भी है मल्टी हेपरिन भी, मैं भी दोनों दे दिया करता था। बाद में पता चला कि नहीं यार, दोनों दो हेपरिन एक साथ नहीं देते हैं। तो फिर मैं चलो एम हेपरिन देते हैं, तो कुछ को एम हेपरिन दिया, कुछ को मल्टी हेपरिन दिया। जिनको मल्टी हेपरिन दिया उनको ज्यादा फायदा हुआ, तो फिर समझ में आया कि अच्छा ये दिमाग के अंदर